हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का जो आपका जो री एग्ज़ाम हुआ था 4 जून को, उसका बिल्कुल डिटेल में सॉल्यूशन देख रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। जो भी ऑब्जेक्शन थे उनको भी हम उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे और इसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज जो है कैटेगराइज कर रखा है, तो हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। बाकी इसका पीडीएफ जो है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स जो है आगे आने वाले आरआरबी जेईई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो ये हमारी बुक जो आरआरबी जेईई की बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जिसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जितने भी रेलवे के डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं सब मिल जाएंगे और ये नए पेपर भी इसमें एड ऑन मिल जाएंगे आपको। बाकी इसका वीडियो लेक्चर, इस पूरे बुक का वीडियो सॉल्यूशन भी हम लोगों ने यूट्यूब पर कराया है, तो आप लोग बुक को परचेज करके और वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू पूरे बुक की स्टडी आप लोग कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पेपर को, जो हम लोग जो है री एग्ज़ाम 4 जून को हुआ था उसका पेपर देख रहे हैं। बाकी और जितने भी इस बार के पेपर 2 पेपर हुए थे उनका सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम बीएम एंड सिटी के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इज ड्यू टू पुअर बॉन्डिंग बिटवीन कोट्स ऑफ प्लास्टर। कह रहा है जो प्लास्टर के कोट्स हैं वहाँ पर यदि बॉन्डिंग जो आपकी पुअर है, तो कह रहा है वहाँ पर इसके कारण जो है किस प्रकार का डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दे रखा है ब्लिस्टरिंग, स्टेनिंग, फ्लैकिंग, पॉपिंग। अब चलिए हम डिफेक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, प्लास्टर में जो डिफरेंट डिफेक्ट्स आते हैं उनके क्या रीज़न होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनको देखते हैं। पहले यदि हम बात कर रहे हैं फ्लैकिंग की, ठीक है, क्या होता है कि आपके जो प्लास्टर के जो कोट्स हैं, ठीक है, जो प्लास्टर के कोट्स हैं, कोट्स के बीच में, ठीक है, कुछ फेल्योर होने के कारण क्या होता है कि आपके जो सरफेस होती है, जो प्लास्टर की सरफेस होती है, वहाँ पर आपको लूज मास, ठीक है, इस तरह स्मॉल लूज मासेस जो है बाहर की ओर निकली हुई दिख जाती है। ऐसे जो पपड़ी के रूप में जो है ये लूज मास जो है बाहर की ओर निकला हुआ दिख जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लैकिंग कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फ्लैकिंग कहते हैं। ठीक है, ये बॉन्डिंग के कारण, फेल्योर के कारण होती है। नेक्स्ट यदि हम ब्लोइंग या ब्लिस्टरिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो प्लास्टर सरफेस होता है ना, वहाँ पर स्मॉल पैचेस जो है आपके प्लास्टर सरफेस पर, जैसे लगता है स्वेलो कर गया है, वैसे प्लास्टर सरफेस पर जो है आपके स्मॉल पैचेस जो है आपको इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ब्लोइंग और ब्लिस्टरिंग होता है। ठीक है, क्रैकिंग की यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है, आपके प्लास्टर जो सरफेस होती है उस पर एक या एक से अधिक क्रैक जो है आपको बिल्कुल जो है अपीयर होते हैं, बिल्कुल दिखते हैं ऐसे, इस प्रकार के क्रैक। ठीक है, ये होता है क्रैकिंग। ठीक है, ये क्या होता है, क्रैकिंग होता है। एफ्लोरेसेंस की यदि हम बात करते हैं तो क्या होते हैं, आपके जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उनका डिपोजिट क्या करता है, ये आपके इन्वायरमेंटल जितने जो है आपके फैक्टर्स हैं उनसे जो है इफेक्ट होता है, और इफेक्ट होके ये आपका क्रिस्टलाइन सब एक वाइटिस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो है आपके जो प्लास्टर सरफेस होती है उस पर छोड़ देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एफ्लोरेसेंस। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, एफ्लोरेसेंस। इस प्रकार देखिए आप लोग सफ़ेद सफ़ेद यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप लोग दीवारों पर देखे होंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एफ्लोरेसेंस। क्रेजिंग के लिए हम बात करते हैं तो क्या होता है, थिन हेयर क्रैक्स जो है आपको जो सरफेस होती है उस पर देखने को मिलता है प्लास्टर के, तो उसको हम कहते हैं क्रेजिंग। ठीक है, ग्राइंडिंग की बात करते हैं तो आपको जॉइंट्स का पैटर्न जो है सिमिलर ब्रेक में जो है कॉन्टिन्यूसली आपके सरफेस पे इस प्रकार देखने को मिलता है, इस प्रकार से देखने को मिलता है हल्का हल्का, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्राइंडिंग। ये सारे हमने डिफेक्ट आपको बता दिए। तो कह रहा है पुअर बॉन्डिंग यदि कोट्स के बीच में तो क्या होगा, तो आपको अभी पहले बताते हो क्या होगा, फ्लैकिंग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज यूज्ड व्हेन कंस्ट्रक्टिंग कर्व्ड ब्रिक वॉल्स। कह रहा है कि यदि आप कर्व्ड ब्रिक वॉल्स जो हैं उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा बॉन्ड जो है आपका यूज में लाया जाता है। ठीक है, तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक मैसनरी बॉन्ड्स की बात करेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब हम हेडर बॉन्ड की बात करते हैं तो हेडर बॉन्ड की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ईच कोर्स होता है, जो आपका प्रत्येक जो कोर्स होता है वो अब किसका बना होता है, हेडर का बना होता है। किसका कंसिस्ट होता है, हेडर का। ठीक है, यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है उसका अरेंजमेंट कैसे होता है कि आपका प्रत्येक कोर्स में हेडर देखने को मिलता है। नीचे हम डायग्राम आपको दिखाएंगे। ठीक है, एक बार डिटेल में बात कर लेंगे, फिर आपको डायग्राम भी दिखाएंगे। ठीक है, और इसका यूज हम मैक्सिमम कहाँ पर करते हैं, कर्व्ड सरफेस पे, जहाँ पर आपका वर्क जो है वेल लाइनिंग का है या आपका वेल फाउंडेशन पे, वहाँ पर कर्व सरफेस चाहिए, तो कर्व्ड सरफेसेस पे हम क्या करते हैं, हेडर बॉन्ड का यूज करते हैं। और हेडर बॉन्ड की यदि हम बात करते हैं, जब आपका जो है स्ट्रेट लाइन बना रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अलाइनमेंट को ब्रेक करते हैं। तो अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए जो हमारा वर्टिकल जॉइंट होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, ईच अल्टरनेट कोर्स पर हम क्या करते हैं, अपना जो स्टार्टिंग करते हैं वो क्वार्टर बाइट से करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ईच हेडर कोर्स में यदि हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो लैप होता है ना आपका, हाफ विड्थ का हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
और ये बॉन्ड जनरली आपका फाउंडेशन वर्क के लिए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर आपका ट्रांसवर्स लोड जो है वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सके, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब इंग्लिश बॉन्ड की बात करते हैं तो इंग्लिश बॉन्ड में जो अरेंजमेंट होता है बॉन्डिंग का, वहाँ पर अल्टरनेट आपके कोर्सेज होते हैं, किसके, स्ट्रेचर और हेडर के, और ये एक दूसरे के ऊपर प्लेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अलाइनमेंट जो वर्टिकल जॉइंट्स का होता है स्ट्रेट लाइन के लिए जो है उसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्वीन क्लोजर हम प्रोवाइड करते हैं अपने क्वीन हेडर के बाद प्रत्येक कोर्स में, ठीक है, प्रत्येक अल्टरनेट कोर्स में हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो आपका हेडर कोर्स होता है वो कभी भी आपके क्वीन क्लोजर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, यदि ऐसा करते हैं तो आपका डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो लैप होता है 1/4 ब्रिक का अवेलेबल होता है ईच स्ट्रेचर में हेडर के ऊपर, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फ्लेमिश बॉन्ड की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर अरेंजमेंट जो बॉन्डिंग का होता है वहाँ पर जो है अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर आपको प्रत्येक कोर्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हेडर आपका प्रत्येक कोर्स में मिलता है और उसके ऊपर क्या मिलता है, आपको स्ट्रेचर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर वर्टिकल ज्वाइंट जो होते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वीन क्लोजर की जगह पर जो है हम क्वीन हेडर जो है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो वॉल की थिकनेस होती है वो आपको ग्रेटर देन 1.5 ब्रिक थिकनेस होती है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और फ्लेमिश बॉन्ड आपका मोर इकोनॉमिकल होता है एज कम्पेयर टू इंग्लिश बॉन्ड, इस पर भी क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यदि स्ट्रेचर बॉन्ड की बात करते हैं तो स्ट्रेचर बॉन्ड में जो अलाइनमेंट होता है प्रत्येक कोर्स में आपको स्ट्रेचर, जैसे हेडर बॉन्ड में प्रत्येक कोर्स में आपको हेडर मिलता था, तो स्ट्रेचर में यदि हम बात करते हैं बॉन्ड में तो प्रत्येक कोर्स में आपको स्ट्रेचर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है, ये इंग्लिश बॉन्ड हो गया आपका, ये आपका स्ट्रेचर बॉन्ड हो गया, ये आपका फ्लेमिश हो गया और ये आपका हेडर बॉन्ड हो गया, तो ये आपको बॉन्ड्स ध्यान में रखने हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो कह रहा है कर्व सरफेस के कंस्ट्रक्शन के लिए हम किसको यूज करेंगे, अभी बताया किसको, हेडर बॉन्ड को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग डज द प्रोफाइल हैव ए फ्लैट सरफेस एंड अलाइंस विथ द ईच फेस ऑफ वॉल। कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा टाइप का पॉइंटिंग है जहाँ पर जो प्रोफाइल होती है पॉइंटिंग की वो आपको फ्लैट सरफेस होती है और फेस ऑफ वॉल से अलाइनमेंट उसका होता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं, यदि हम टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग की बात करते हैं, पहला यदि हम फ्लश पॉइंटिंग की बात करते हैं, यहाँ पर जो मोर्टार होता है वो क्या होता है, वो हार्डली प्रेस होता है आपके रैक जॉइंट्स में, और हमारे जो एज होती है मशीनरी यूनिट्स की उसको हम फ्लश फिनिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्या होता है कि ट्रॉवेल से हम स्ट्रेट एजेस जो होती है उनको नीटली ट्रिम कर देते हैं, इसका मतलब फ्लश पॉइंटिंग की यदि हम बात करते हैं जॉइंट्स को हम कंप्लीटली फिल करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको स्मूथ कर देंगे और आपको फ्लश जो है आपका उससे जो है हम क्या करेंगे, फ्लैश वॉल पे जो है आपके उसको स्मूथ कर देंगे, तो यहाँ पर स्मूथ अपीयरेंस देखने को मिलता है। स्टक पॉइंटिंग की बात करते हैं तो ये आपका जो है एक मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, फ्लश पॉइंटिंग का, जहाँ पर जो आपका पॉइंटिंग होती है वो इंक्लाइंड होती है, ठीक है, और अपर एज जो होता है वो इनसाइड की ओर 10 mm प्रेस होता है, ठीक है। जब हम स्टक पॉइंटिंग की बात करते हैं, ठीक है, ये हमारा फ्लश पॉइंटिंग हो गया, ये हमारा फ्लश पॉइंटिंग हो गया, ठीक है। जब स्टक पॉइंटिंग की बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर स्टक पॉइंटिंग क्या है, ऐसे इंक्लाइंड है और 10 mm अंदर को क्या है, दबा हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, स्टक पॉइंटिंग हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रिसेस्ड पॉइंटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पॉइंटिंग होती है वो क्या होती है, हम क्या करते हैं कि अपने मोर्टार बैग जो होती है एज से अपना 5 mm जो है या उससे अधिक क्या करते हैं, अंदर की प्रेस कर देते हैं, जो कि गुड अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। रिसेस्ड पॉइंटिंग ये रहा आपका रिसेस्ड पॉइंट, देखिए अंदर की ओर दबा हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, रिसेस्ड पॉइंटिंग, ठीक है। यदि हम बेडेड पॉइंटिंग की बात करते हैं तो ये आपका एक स्पेशल टाइप का पॉइंटिंग होता है जो कि स्टील या आयरन के कॉन्केव एजेस जो है उनसे बनाया जाता है और ये आपको गुड अपीयरेंस देता है और डैमेज यहाँ पर कम होता है, ठीक है, सॉरी इसके कारण जो है डैमेज आपको हो सकता है, तो ये हमारा होगा बेडेड पॉइंटिंग, ठीक है, यहाँ पर कहीं होगा दिस इज आवर बेडेड पॉइंटिंग। अब इसके कारण थोड़ा डैमेज वगैरह जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऐसे ही यदि हम बात करते हैं किसका, टक पॉइंटिंग की यदि हम बात करते हैं तो ये पॉइंटिंग जो है फर्स्ट प्रेसिंग ऑफ मोर्टार द्वारा बनाया जाता है रेक जॉइंट में, ठीक है, और यहाँ पर जो है 5 mm विड्थ होती है और 3 mm डेप्थ होती है और कट किया जाता है सेंटर की और ग्रूव में, ठीक है। टक पॉइंटिंग की यदि हम बात करते हैं, ये रहा हमारा टक पॉइंटिंग, देखिए अंदर की ऐसे कट किया गया, तो ये हमारा टक पॉइंटिंग हो गया, ठीक है। ऐसे ही यदि हम बात करते हैं वेदर पॉइंटिंग की, तो यहाँ पर जो पॉइंटिंग होता है वो आपका भी शेप्ड आउटवर्ड्स की ओर प्रोजेक्शन आपको सरफेस वॉल पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेदर पॉइंटिंग की बात करें, दिस इज आवर वेदर्ड पॉइंटिंग, ये हमारा वेदर्ड पॉइंटिंग है। अच्छा, ऐसे जब अंदर की ओर ये वी रहेगा इसको कहते हैं भी पॉइंटिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है प्रोफाइल आपका फ्लैट सरफेस हो जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, बनता है फ्लश पॉइंटिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच टाइप ऑफ विंडो इज हिंज्ड एट द टॉप एंड ओपन्स आउटवर्ड्स। कह रहा है कौन सा आपका टाइप का विंडो है जो कि आपके टॉप पर हिंज्ड होता है और आउटवर्ड्स ओपन होता है, ठीक है।
कैसमेंट विंडो है आपका, पिवट विंडो है आपका, एवनिंग विंडो है आपका, या स्लाइडिंग विंडो है। चलिए इसको देखते हैं। यदि हम एवनिंग विंडो की बात करते हैं, पूरे डायग्राम के साथ देख रहे हैं, ठीक है। यदि हम एवनिंग विंडो की बात करते हैं तो ये आपके ऐसे विंडोज होते हैं जो कि टॉप पे क्या होते हैं, हिंज्ड होते हैं, जो कि टॉप पे आपके हिंज्ड होते हैं, और ये बाहर की ओर खुलते हैं। ये आपके ओपन ओपन देखिए, ये बाहर की ओर, देखिए इसका प्रोजेक्शन देखेंगे तो ये ओपन बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं होगा। यहाँ पर हिंज लगे हैं, देखिए यहाँ पर टॉप पर हिंज लगे हुए हैं, ठीक है, और ये बाहर की ओर ओपन होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, आपका वेंटिलेशन वगैरह जो है, आपको जो है बिना जो लिप्स वगैरह हैं, वाटर वगैरह जो है, रेनफॉल हो रहा है उसको अंदर आए, आपका वेंटिलेशन का सही से होता है। यहाँ पर ये आपका टिपिकली बेसमेंट वगैरह, बाथरूम, किचन वगैरह में हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा एवनिंग विंडो हो गया। कैसमेंट विंडो की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका वाइडली जो है यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये विंडोज जो होते हैं बहुत ज़्यादा यूज में ला जाते हैं। ये एक प्रकार के कॉमन विंडोज़ है, आप देखे होंगे हर घरों में लगभग ये देखने को मिलते हैं। ये आपके शटर जो होते हैं ये फ्रेम से अटैच होते हैं, और ये विंडो जो है बाहर की ओर खुलते हैं। उसके बाद हम दो शटर क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ फ्रेम में रिबेट्स प्रोवाइड किए थे जो कि शटर को पकड़े रहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कैसमेंट विंडो, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो की बात करते हैं तो ये आपका स्पेशल केस होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, विंडो शटर जो होते हैं वो मूवेबल फ्रेम के होते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली यहाँ पर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम देते हैं, जिसमें मूवमेंट होता है, ठीक है। ये रहा हमारा जनरली ये विंडो हम बस आपके बसेज में, बैंक काउंटर्स वगैरह, शॉप्स वगैरह में प्रोवाइड ये स्लाइडिंग विंडो, ये ऐसे स्लाइड होगा, ठीक है, स्लाइड होकर ओपन हो जाएगा। ऑफिसेज में कई जगह प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा स्लाइडिंग विंडो हो गया। हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहा है आपका जो टॉप पर हिंज है और आपका ओपन आउटवर्ड हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैसमेंट विंडो, ठीक है। क्या हो जाएगा ये हमारा कैसमेंट विंडो। तो ऑप्शन नंबर एवनिंग विंडो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एवनिंग विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर स्कैफोल्डिंग। कह रहा है इंडिया में स्कैफोल्डिंग के लिए मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला टिम्बर कौन सा होता है। चलिए यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ टिम्बर और उसके यूजेस देखते हैं, ठीक है। यदि हम बबूल की बात करते हैं तो इसका एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, अपने बुल्लोक कार्ट्स वगैरह जो है उनके व्हील बनाने के लिए करते हैं। टिक की बात करते हैं, इसका यूज हम बोट के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए, मैलेट्स के लिए करते हैं। देवदार की यदि हम बात करते हैं तो रेलवे स्लीपर्स के लिए, रफ फर्नीचर्स के लिए। जैक की बात करते हैं तब आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, ऑर्नामेंटल पैनलिंग के लिए करते हैं। बाकुल की यदि हम बात करते हैं ब्रिजेस के लिए, कंस्ट्रक्शन पाइल्स के लिए, इन सब के लिए करते हैं। बेंटिक की बात करते हैं तो बोट कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्नीचर के लिए। पाइन की बात करते हैं तो आपका डोर के लिए, विंडोज़ के लिए, पेविंग मटेरियल्स के लिए। कटहल की यदि हम बात करते हैं तो पाइल्स के लिए, आपका प्लेटफॉर्म जो वुडन ब्रिजेस का बनाते हैं उसके लिए यूज करते हैं। और बैम्बू की बात करते हैं तो स्काई फोल्डिंग के लिए, राफ्टर के लिए, फैंसी गुड्स के लिए तो हम बैम्बू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, तो बैम्बू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन स्टोन क्वायरिंग टैंपिंग इज द प्रोसेस ऑफ। स्टोन क्वायरिंग में जो टैंपिंग होता है वो प्रोसेस किस लिए होता है, ठीक है। अच्छा, यदि मेथड ऑफ स्टोन क्वायरिंग की यदि हम बात करते हैं, जहाँ पहला हम ब्लास्टिंग की बात करते हैं। क्या होता है इस मेथड में, हम क्या करते हैं, हम जो हमारे रॉक्स जो होते हैं उसमें एक्सप्लोसिव्स को फिल करते हैं और एक्सप्लोड करते हैं, जिससे क्या होता है ये रॉक्स जो है, जो बड़े रॉक्स हैं वो स्मॉल पीसेस में स्टोन्स के कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मेथड हम यूज़ किसके लिए करते हैं, तो जहाँ पर आपका हार्ड वेराइटी का रॉक है और वहाँ पर कोई क्रैक या फीचर्स नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर एक्सकेवेट करने के लिए स्टोन को इस मेथड का यूज हम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्सकेवेशन होता है बहुत ही लार्ज स्केल पर होता है, ठीक है। ब्लास्टिंग मेथड अधिकतम वहीं पे हम यूज करते हैं जहाँ पर लार्ज स्केल पर एक्सकेवेशन करना है, ठीक है। और यहाँ पर ब्लास्टिंग के बाद आपको डिफरेंट साइज और कैटेगरी में आपको स्टोन मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लोजिव के रूप में हम ब्लास्टिंग पाउडर, ब्लास्टिंग कॉटन, डायनामाइट एंड कोर्डाइट वगैरह यूज करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है, एक्सप्लोजिव के रूप में किसका किसका यूज करते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कई बार, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कुछ ऑपरेशंस जो है इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बोरिंग। यदि हम बोरिंग की बात करते हैं तो क्या होता है, आपका जो रॉक्स होते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करके होल्स बनाते हैं, इसको हम कहते हैं बोरिंग। चार्जिंग क्या होता है कि उन होल्स को हम क्या करते हैं, कंप्लीटली ड्राई कर लेते हैं, ठीक है। जो आपको चार्जिंग के लिए जो होल्स उसको कंप्लीटली ड्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, टैंपिंग करते हैं, ठीक है। उसमें जो हम क्या करते हैं, ग्रीस्ड प्राइमिंग नीडल वगैरह का यूज करके होल में टैंपिंग कर लेते हैं, ठीक है। सफिशिएंट वहाँ पर जगह एक टैंपिंग रॉड से बना लेते हैं। और उसके बाद हम फाइनिंग करते हैं, ब्लास्टिंग पाउडर, कोडाइड वगैरह जो आपके एक्सप्लोजिव मटेरियल है उसको फ्यूल करके उसमें एक फ्यूज लगा देते हैं, ठीक है, ग्रीस कॉटन का। डायनामाइट वगैरह जो उसमें यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिगिंग या एक्सकेवेशन मेथड भी होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो आपको लूज ओवरबर्डिंग जो है आपका अर्थ है वहाँ पर हम एक्सकेवेशन के लिए हम पिक एक्सेस वगैरह जो क्रो बार्स वगैरह यूज करके, चीजल या हैमर यूज करके ऐसे स्टोन की क्वायरिंग करते हैं। तो ये हमारा होता है क्या, एक्सकेवेशन होता है, ठीक है। हीटिंग के लिए हम बात करते हैं तो स्मॉल क्वायरिंग वगैरह के लिए सबसे सूटेबल मेथड हीटिंग होता है। हम क्या करते हैं कि
लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा करके रॉक के सरफेस पर स्मॉल एरिया में और उसको जला देते हैं, जिससे क्या होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण पोर्शन में ब्रेक हो जाता है, ये हीटिंग होता है। वेजिंग की यदि हम बात करते हैं, क्या करते हैं, जहाँ फिशर क्रैक्स वगैरह स्टोन पर देखने को मिलते हैं, वहाँ पर जो है हम अपने लकड़ी वगैरह का जो वेजेस लगा करके उस पर जो है हम हैमर से मारते हैं तो टूट जाता है, फिशर्स वगैरह से क्रैक हो जाता है, तो ये वेजिंग होता है। चैनलिंग मशीन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड एयर द्वारा ये इलेक्ट्रिक मशीन्स होती हैं, जिससे हम क्या करते हैं ग्रूव्स कट कर देते हैं अपने स्टोन्स में, जिससे हम क्या कर सकते अपने रॉक्स में, जिससे स्टोन्स को हम निकाल सकते हैं, तो ये भी आपका मेथड है। क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कर आपका स्टोन क्वायरिंग में टैंपिंग प्रोसेस कहाँ किस लिए करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यदि हम टैंपिंग की बात करते हैं, हम एक्सप्लोजिव चार्ज के द्वारा जो है होल में फिट करने के लिए ऐसा मेथड करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका एरेटेड कॉन्क्रीट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्सपेंडिंग द बाइंडिंग मटेरियल मिक्स बाय, कह रहा है जो एरेटेड कॉन्क्रीट होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम बाइंडिंग मटेरियल क्या मिक्स करके जो है जिससे हम एक्सपेंड हो सकता है उसको यूज करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। हम एरेटेड कॉन्क्रीट की बात करते हैं, तो एरेटेड कॉन्क्रीट में क्या होता है कि हम जो हमारा पोर्टलैंड सीमेंट या लाइम का जो हमारा जो है एक कॉम्पोजिशन होता है, जो आपका फाइनली क्रश्ड सिलिशियस रॉक में उसमें फिलर के रूप में यूज करते हैं, उसमें हम एयर को या गैस को हम एंटर कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये आपका जो है मिक्स होकर सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है और उसमें यूनिफॉर्म सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब एरेटेड कॉन्क्रीट का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम गैस को जो है गैस के द्वारा इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, या हम फोम वगैरह जो है फोम स्टेबल फोम विथ स्लरी जो है उसको यूज कर सकते हैं मिक्सिंग में, या हम फाइन मेटल जो है पाउडर जो है एल्युमिनियम पाउडर वगैरह जो है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में समझिएगा, क्वेश्चन में क्या दे रहा है, आरआरबी के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी है केवल गैस फॉर्मिंग, लेकिन केवल गैस फॉर्मिंग नहीं है, फोम फॉर्मिंग एजेंट्स भी इसमें यूज कर सकते हैं, इसका मतलब ए भी सही है और डी भी इस क्वेश्चन में सही है, फोम फॉर्मिंग एजेंट और गैस फॉर्मिंग सब्सटेंस दोनों यूज करते हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है सिंपल ऑफ कोर्स एग्रीगेट वेइंग 5 kg इज फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर for 24 hours. After surface drying, its weight is found to be 5.08 kg. If the oven dried weight of the sample is 5 kg, what is the water absorption percentage? आपको water absorption पूछ रखा है, ठीक है। Saturated surface dry weight कितना दे रखा है 5.08, ठीक है, kg। अब यदि ओवन ड्राइंग वेट कितना दे रखा है 5 kg दे रखा है, ठीक है। अब चलिए यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम आपको क्या निकालते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज निकालते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन का परसेंटेज यदि हम निकालते हैं क्या हो जाएगा, एसएसडी वेट माइनस ड्राई वेट अपॉन ओवन ड्राई वेट इनटू 100 परसेंटेज में निकालना है। चलिए एसएसडी वेट कितना देखा है 5.08 दे रखा है ना, 5.08, ठीक है, 5 सरफेस ड्राइंग वेट आपका 5.08 माइनस ड्राइंग वेट कितना है आपका 5 kg, ठीक है, आपका ड्राइंग वेट कितना है 5 kg और आपका ओवन ड्राइंग वेट भी कितना है 5 kg है, इंटू 100 कर दीजिए। सॉल्व करेंगे इसको तो आपका सॉल्व के बाद आएगा कितना, ये आपका 1.6% आएगा, ठीक है, 1.6%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ए फील्ड टेस्ट फॉर ब्रिक वेयर इन द ब्रिक इज इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इज नोन एज, कर आपका फील्ड टेस्ट है ब्रिक का, जिसमें हम ब्रिक को क्या कर रहे हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ब्रिक को वाटर में इमर्स कर रहे हैं, तो कह रहा है ये टेस्ट क्या कहलाएगा, बहुत इजी आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट की बात करते हैं, तो इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम ब्रिक का वेट लेते हैं ड्राई कंडीशन में, उसके बाद ब्रिक को हम फ्रेश वाटर में 24 आवर्स के लिए इमर्स कर देते हैं, उसके बाद इमर्जन के बाद उसको निकालते हैं ब्रिक को हम अच्छे से क्लॉथ से सुखा लेते हैं और फिर हम जो ब्रिक का वेट लेते हैं और उसके बाद हम दोनों का डिफरेंस देख कर परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो हमारा जो गुड ब्रिक क्वालिटी का ब्रिक होना चाहिए, वहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन 20% ऑफ ऑन वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा होता है क्या, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट की यदि हम बात करते हैं, हम क्या करते हैं, हम स्क्रैच करते हैं ब्रिक के सरफेस पर स्क्रैच कर देते हैं, तो वहाँ पर यदि हम नीडल से स्क्रैच करते हैं तो बहुत ज़्यादा निशान नहीं बन रहा है, इसका मतलब हार्ड है, हमारा ब्रिक अच्छा क्वालिटी का ब्रिक है, ठीक है, इंप्रेशन आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, कोई इंप्रेशन नहीं मिल रहा है। साउंडनेस टेस्ट की यदि हम बात करते हैं, हम क्या करते हैं, बोथ हाथ अपने दोनों हाथ हम ब्रिक को लेते हैं और एक दूसरे से ऐसे टकराते हैं, जब एक दूसरे टकराने पर एक मेटेलिक रिंगिंग साउंड आती है और ब्रिक आपका जो टूटता नहीं है, जिसका मतलब गुड क्वालिटी का ब्रिक है। उसके अलावा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, क्रशिंग मशीन में हम रख करके और प्रेशर अप्लाई करके हम वैल्यू लेते हैं, तो ये भी आपका टेस्ट होता है। आगे आएंगे क्वेश्चन तो बताऊंगा इसके बारे में भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फॉर
फॉर स्लेंडर सिलेंडर्स एज द हाइट ऑफ लेटरल डायमेंशन रेशियो, हाइट टू लेटरल डायमेंशन रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट स्पेसिमेन इंक्रीजेज द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर आपका सिलेंडर सिलेंडर आपका है और वहाँ पर हाइट टू लेटरल डायमेंशन रेशियो कॉन्क्रीट स्पेसिमेन का यदि इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। जब हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं किस पर डिपेंड करता है, या क्रसिंग या बकलिंग लोड पे डिपेंड करता है, जिसको हम आइलर बकलिंग लोड फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम क्रिटिकल बकलिंग लोड की बात करते हैं फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू पाई स्क्वायर EI अपन मिनिमम, EI मिनिमम अपॉन LE स्क्वायर इफेक्टिव। क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस पाई क्या आता है आपका, यदि हम सिग्मा ई की बात करते हैं P अपॉन E आता है, इसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, P के जगह इसको रख दीजिए पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन LE स्क्वायर इंटू ए। रेडियस ऑफ गाइरेशन K की बात करते हैं तो अंडर रूट I मिनिमम बाई ए। तो इससे हम लोग निकालेंगे तो जब हम सिलेंडरनेस रेशियो निकालते हैं तो S इक्वल टू LE अपॉन K आता है। इसका मतलब जैसे जैसे सिलेंडरनेस रेशियो को हम इंक्रीज करेंगे अपना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा, वो कॉलम का डिक्रीज होते चला जाएगा, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका द मोस्ट सिंपल इपॉक्सी इंजेक्शन मेथड इज डॉट इंजेक्शन। कह रहा है कौन सा इंजेक्शन जो है मोस्ट सिंपल इपॉक्सी। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, आरआरबी ने गलत क्या किया है, ब्रश। अच्छा ब्रश तो एक अलग ही मेथड, इसमें तो हम इंजेक्ट थोड़ी ना कर रहे हैं। जब इंजेक्शन का यूज करना है तो हमको इंजेक्ट करना है, तो इंजेक्ट करने के लिए हम इपॉक्सी इंजेक्शन की बात करते हैं तो क्रैक्स को हम क्या करते हैं 0.05 मिलीमीटर के नैरो क्रैक्स को फिल करते हैं इसके द्वारा। अब इस मेथड में सबसे बेस्ट यदि हम बात करते हैं तो गन इंजेक्शन, ठीक है। सबसे सिंपल इपॉक्सी इंजेक्शन मेथड होता है वो हैंड गन होता है, ठीक है। इसका यूज करके हम कर सकते हैं, रूट अपने फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन हैंड गन होगा, जो कि आरआरबी ने जो है ब्रश दिया है जो कि गलत है, हैंड गन हो जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा था मटेरियल ऑफ ए ग्राउट शुड नॉट डॉट बट शुड डॉट फिल गैप्स, ठीक है। यहाँ पर बताना है। अब ग्राउटिंग की बात करते हैं तो ग्राउटिंग में क्या करते हैं हम क्या करते हैं कि इसमें जो मटेरियल्स होते हैं वाइड्स में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। जो क्रैक्स वगैरह कंक्रीट वगैरह हम उसको फिल करने के लिए इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। ग्राउटिंग टिपिकली आपका जो है मिक्सचर, जो ग्राउट होता है, जो मटेरियल हम फिल करते हैं उसको ग्राउट कहते हैं। और ये ग्राउट टिपिकली आपका मिक्सचर होता है पोर्टलैंड सीमेंट, सैंड और वाटर और कुछ केमिकल्स को उसमें यूज करते हैं, जिससे हम गैप्स को फिल कर सकते हैं, जिससे हम कंक्रीट क्रैक्स को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब ग्राउट की यदि हम बात करते हैं तो ग्राउट जब हम फिल करते हैं तो उसमें एक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि श्रिंकेज जो है नहीं करनी चाहिए, ठीक है। श्रिंकेज करेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा गैप्स में, बॉन्डिंग आपका रिड्यूस हो जाएगा। और ये स्लाइटली एक्सपेंड करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि अच्छे से जो है सरफेसेस पर हेल टाइटली पकड़ लेगा सरफेसेस पे। तो दो चीज़ होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, पहली चीज़ यहाँ पर जो है आपका श्रिंकेज नहीं होना चाहिए और एक्सपेंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर अंडर वाटर कंक्रीटिंग। करेक्ट, अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यूज होने वाला मेथड कौन सा है, शॉर्टक्रीट मेथड, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, हार्ड मिक्सिंग और टर्मी मेथड, ठीक है। यहाँ पर कुछ मेथड्स की हम बात कर रहे हैं आपका जो कंक्रीट का अंडर वाटर प्लेसिंग के लिए यूज करते हैं, जिसमें प्लेसिंग इन डी वाटर कैसन और कोफर डैम्स, ट्रिमी मेथड आपका, बकेट प्लेसिंग मेथड, प्लेसिंग इन बैच मेथड, आपका प्री पैक कंक्रीट मेथड, ठीक है। तो ये सारे मेथड है, ठीक है। कॉमनली यूज की हम बात करते हैं अंडर वाटर कंक्रीटिंग में तो हम टर्मी, ये तो मेथड यूज ही नहीं करते, शॉर्टकट मेथड यूज नहीं करते, ये सारे मेथड यूज नहीं करते। कौन सा करते हैं, टर्मी मेथड यूज करते हैं, ट्रिमी मेथड यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ट्रिमी मेथड की हम बात करते हैं तो यह क्या है, इसमें एक वाटर टाइट पाइप होती है जो कि यूजुअली 250 mm इनसाइड डायमीटर का होता है, ठीक है, जो कोनिकल हॉपर शेप की तरह होता है। उसमें हम क्या करते हैं, कंक्रीट को फिल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर वाटर के लिए यूज में लाया जाने वाला, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट टाइप ऑफ पंप इज कॉमनली यूज्ड फॉर कन्वेइंग रेडली मिक्स कंक्रीट। मतलब आरएमसी जो कंक्रीट है उसको जो है कन्वे करने के लिए कौन सा पंप यूज करते हैं, ठीक है। यदि हम पंप कॉमनली जो हमारा यूज करते हैं रेडली मिक्स कंक्रीट कन्वे करने के लिए होता है पिस्टन पंप। क्यों, क्योंकि रेडली मिक्स कंक्रीट जो होती है डेंस विस्कस और एब्रेसिव मटेरियल होती है, जिसके लिए हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हमारा पिस्टन पंप जो होता है ये प्रकार का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, जो कि नेसेसरी आपका जो प्रेशर है उसको जनरेट करने के लिए कैपेबल होता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा, पिस्टन पंप, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द रिकमेंडेड स्लम्प रेंज फॉर बीम्स एंड स्लैब्स रिक्वायरिंग मीडियम वर्केबिलिटी। कह रहा है मीडियम वर्केबिलिटी के लिए हमारा जो है कौन सा स्लम्प रेंज जो है बीम और स्लैब के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं स्लम्प रेंजेस, प्लेसिंग कंडीशन हमारा मड, मैट, सैलो सेक्शन, पेवमेंट यूजिंग पेवर्स है, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी वेरी लो होती है और स्लम्प आपका 0.70 से 0.80, ठीक है। हम बात कर रहे हैं आपका मास कंक्रीट के लिए लो होता है आपका 25 से 75, हेवली रेनफोर्स कंक्रीट की यदि हम बात कर स्लैब्स बीम वॉल्स की बात करते हैं मीडियम होता है 50 to 100 होता है,
स्लीव फॉर्म और पम्प कंक्रीट मीडियम होता है 75 to 100 होता है। इन सिटू पाइलिंग ट्रेंच फिलिंग के लिए हाई होता है 100 to 150 और ट्रीमी कंक्रीट के लिए वेरी हाई होता है आपका 150 to 200 जो कि एज पर फ्लो टेस्ट होता है एज पर IS 9103/1999। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन किसके लिए कह रहा है आपका बीम एंड स्लैब्स के लिए कह रहा है। तो बीम एंड स्लैब्स के लिए क्या हो जाएगा 50 to 100, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका इन कॉन्क्रीट द एडिशन ऑफ वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर हेल्प्स इन। कह रहा है कॉन्क्रीट में यदि हम वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स को यूज कर रहे हैं तो क्या होगा। यदि हम प्लास्टिसाइजर्स जिसको हम वाटर रिड्यूसर भी कहते हैं यदि हम यूज करते हैं तो ये क्या करता है, ये आपका जो है वर्केबिलिटी जो होती है वाटर कंटेंट को रिडक्शन करता है, बट आपका वर्केबिलिटी जो होती है गिवन वर्केबिलिटी के लिए वाटर जो आपका जो सीमेंट जो होती है रेशियो होती है उसको रिडक्ट करता है, लेकिन सेम वाटर पे आपके वर्केबिलिटी को बनाए रखता है। ठीक है, जिससे आपका वाटर जो आपका वर्केबिलिटी भी खराब नहीं होती और आपका वाटर सीमेंट रेशियो भी कम रहता है, जिससे आपका स्ट्रेंथ भी अच्छा निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इंप्रूविंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट विदाउट इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए फ्लोरिंग made of small pieces of broken tiles or marble arranged in desired pattern on cementing layer is called dot flooring। कह रहे फ्लोरिंग है जो कि स्मॉल पीसेज जो होती है उसको टाइल्स के जो है उसको ब्रेक करके या मार्बल्स को ब्रेक करके एक अरेंज डिजायर्ड पैटर्न में हम बना रहे हैं। ठीक है, सीमेंटिंग लेयर से जो है उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो फ्लोरिंग डिफरेंट टाइप्स को फ्लोरिंग की यदि हम बात करते हैं, फ्लोरिंग का मेन पर्पज क्या होता है आपको एक हार्ड ब्यूटीफुल सरफेस लेवल जो है लिविंग के लिए प्रोवाइड करना। डिफरेंट टाइप के फ्लोरिंग है, जैसे मोजाइक फ्लोरिंग की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ये आपका फिनिश कोट ऑफ स्मॉल ब्रोकन टाइल्स चाइना ग्लेज या मार्बल वगैरह जो है उसको एक डिफरेंट पैटर्न्स में अरेंज करके बनाया जाता है लाइम सुर्खी द्वारा, उसको हम सेट कर लेते हैं एक पैटर्न में। ठीक है, यहाँ पर बेस कोर्स जो कॉन्क्रीट फ्लोरिंग होता है आपकी उससे बनाते हैं, यहाँ पर 30 to 40 mm होता है, मोटार लेयर प्रोवाइड करते हैं। मार्बल फ्लोरिंग की बात करते हैं, इसमें मार्बल स्लैब्स जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं 20 to 25 mm थिकनेस में कट करके यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे टेरेजो फ्लोरिंग की यदि हम बात करते हैं तो आपका स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट फ्लोरिंग है जिसमें मार्बल चिप्स जो है उसको हम यूज करते हैं एज एग्रीगेट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग। टाइल्स फ्लोरिंग की बात करते हैं आपका अल्टरनेट होता है टेरेजो फ्लोरिंग का, जहाँ पर हम क्या करते हैं टाइल्स का यूज करते हैं आपको रेजिडेंशियल ऑफिस वगैरह में। ठीक है, क्ले टाइल्स वगैरह का। स्मॉल ब्रोकन आपका मार्बल्स वगैरह है तो ये क्या होता है आपका ये होता है आपका मोजाइक फ्लोरिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एपॉक्सी एडेसिव आर क्लासिफाइड अंडर डॉट एडेसिव। करा एपॉक्सी एडेसिव किस एडेसिव में आते हैं, यहाँ पर एडेसिव से भी क्वेश्चन पूछ रखा है। तो यदि हम एडेसिव की क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट थिन एडेसिव की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ये आपका जो है दो सरफेसेस को यदि हमें जो है वहाँ पर एडेसिव अप्लाइड करना है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि आपका सॉल्वेंट जो होता है उसको दो सरफेसेस को ऐसे रख देते हैं एक साथ और बीच में उसको डालते हैं, जिससे वो बीच में आपका जो है जोड़ देता है उसको। एक्टिव ये दो प्रकार का सॉल्वेंट्स होता है, एक्टिव और नॉन पोलर, एथाइल एसिलेट, मिथाइल कीटोन एंड जो वगैरह पोलर वगैरह जो है तो इसको हम यूज करते हैं इसमें। लेटेक्स एडेसिव की यदि हम बात करते हैं तो लेटेक्स एडेसिव आपके नेचुरल या सिंथेटिक रबर या विनाइल आपका पॉलीमर्स होते हैं जो कि वाटर डिस्पर्स्ड लेटेक्स होते हैं। ठीक है, इनको यूज करते हैं। वाटर डिस्पर्स्ड एडेसिव की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो है नेचुरल मटेरियल्स वगैरह के बॉन्डिंग पर डिपेंड करते हैं। इनके एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं तो डिक्सट्रीन एडेसिव वगैरह जो इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, और यदि हम बात कर रहे हैं एपॉक्सी एडेसिव की यदि हम बात कर रहे हैं ये आपके पॉलीमेरिक होते हैं। ठीक है, इसमें ही पॉलीमेरिक आता है तो ये आपके पॉलीमेरिक एडेसिव होते हैं। टू पैक एडेसिव को हम पॉलीमेरिक एडेसिव कहते हैं जिसमें हमारा एपॉक्सी आता है। ठीक है, एपॉक्सी एडेसिव आता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर व्हाट इज द वर्टिकल जॉइंट ऑन द फेस ऑफ द वॉल दैट लाइज डायरेक्टली अबव द वर्टिकल जॉइंट्स इन अल्टरनेट कोर्सेज इन स्टोन मेसनरी कॉल। कह रहा है कि वर्टिकल जॉइंट्स हैं। ठीक है, कह रहा है कौन से ऐसे वर्टिकल जॉइंट्स हैं जो कि आपके वॉल पर होते हैं, जॉइंट जो होते हैं फेस ऑफ वॉल पे होते हैं जो डायरेक्टली होते हैं। ठीक है, वर्टिकल जॉइंट जो अल्टरनेट कोर्स हम मशीनरी वगैरह हम प्रोवाइड कर वहाँ पे होते हैं, उनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। क्वींस के यदि हम बात करते हैं तो क्वींस अब क्या होता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ वॉल होता है। ठीक है, देन क्लोजर की बात करते हैं तो आपका पोर्शन ऑफ ब्रिक कट होता है जो कि आपका लॉन्ग फेस अनकट होता है जिसमें। बैट की यदि हम बात करते हैं तो आपका क्रॉसविड्थ आपका जो है कट किया जाता है इसमें। ठीक है, यदि हम प्रीपेंट्स की यदि हम बात करते हैं आपके वर्टिकल जॉइंट्स होते हैं आपके फेस ऑफ वॉल पे। ठीक है, यदि हम स्ट्रेचर की बात करते हैं जहाँ ब्रिक जो है आपका लेंथ में यदि हम ले डाउन करते हैं। हेडर यदि हम ब्रिक को जो उसके फेस के अकॉर्डिंग ले डाउन करते हैं। ठीक है, और फ्रॉग क्या होता है डिप्रेशन होता है ब्रिक के ऊपर जो कि आपका स्ट्रेंथ वगैरह बनाने का काम करता है। तो यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है प्रीपेंट्स कौन से होते हैं, ये 8th, ये आपके क्या है ये वर्टिकल जॉइंट्स आपके प्रीपेंट्स होते हैं। ठीक है, यही क्या होते हैं प्रीपेंट्स होते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एस्टिमेशन कॉस्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑथराइज द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स टू टेक अप द
वर्क अंडर कंसिडरेशन एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग प्रीलिमिनरी डिजाइन। करें प्रीलिमिनरी डिजाइन के लिए आपका जो है कौन सा आपका अथॉरिटी जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को चाहिए जिससे आप अपना वर्क जो है कंसिडर करके स्टार्ट कर सके। ठीक है, यदि हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की, यदि हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल या एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा आपका जो है अप्रूवल होता है जो कि डिपार्टमेंट को अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए एक रफ आइडिया बनाने के बाद जो है मिलता है, जिसमें एक रफली हम जो है अपना एस्टिमेट तैयार कर लेते हैं, उसके बाद ये आपका अप्रूवल मिलता है और अपने काम का हम लोग जो है जो क्या आपका जो क्राइटेरिया होगा सारी चीज़ों को हम इसके बाद चेक करते हैं। टेक्निकल सेंक्शन कब मिलता है? जब आप कंप्लीट अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं, मतलब डिटेल्ड एस्टिमेट तैयार कर लेते हैं, तो आपका टेक्निकल सेंक्शन मिलता है। एक्सपेंडिचर सेंक्शन जो होता है, जब दोनों मिल जाता है, आपका फंड पास हो जाता है, तो आपका एक्सपेंडिचर सेंक्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा ऑल रिसीव्ड टेंडर्स कैन बी रिजेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट इफ। करा कि जो आपके टेंडर्स होते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा कब रिजेक्ट हो सकते हैं? एक्चुअली डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी टेंडर जो है, यदि आपका जो आपने फिगर कोट किया है लोएस्ट बिडर के द्वारा, वो अवेलेबल फंड से यदि हायर है, ठीक है, लोएस्ट बिडर इज हायर देन अवेलेबल फंड्स, उसके फंड जितना अवेलेबल उससे हायर है, भाई जब फंड से ही हायर उसके पास जो है जो बिड हुआ है, तो वो कर ही नहीं पाएगा काम, तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ एस्टिमेशन। यहाँ पर भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन में जो है करेक्ट ऑप्शन सी दे रखा है, ठीक है, बट करेक्ट ऑप्शन डी होगा। यूनिट क्वांटिटी मेथड की यदि हम बात करते हैं तो आपका इन सब में सबसे बेस्ट होगा, मोस्ट एक्यूरेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस इज द रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रिपेयर। कर रिवाइज्ड एस्टिमेट हम कब प्रिपेयर करते हैं? ठीक है, यदि हम रिवाइज्ड एस्टिमेट की बात करते हैं, इसका हम प्रिपेयर जब करते हैं जब हमारा यदि मान लीजिए सेंक्शन एस्टिमेट जो है ये एक्सीड कर गया मोर देन 5%, जो हमारा पहले से था उससे 5% ज़्यादा एक्सीड कर गया, तब यूज करते हैं। ठीक है, यदि आपका एक्सपेंडिचर वर्क जो है वो आपका एक्सीड कर जाए 10% ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल से या मोर देन आपका 5 लाख से, तब भी करते हैं। ठीक है, आपका मटेरियल का डेविएशन जो ओरिजिनल प्रोपोज्ड वर्क है उससे आपका मटेरियल डेविएट कर गया, उसको भी तब भी करते हैं। ठीक है, सेंक्शन एस्टिमेट आपका ज़्यादा हो गया एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स, तब भी करते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका व्हेन देयर इज मटेरियल डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल प्रपोजल। तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर गलती ना कीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए जो सेंक्शन के लिए बात करते हैं 10% होता है, ये 5% वाले पे ना मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका एन आइसोलेटेड टेपर्ड फुटिंग इज टू बी बिल्ट ए डेप्थ ऑफ 0.8 मीटर एंड बेस एरिया 4 मीटर स्क्वायर, द क्वांटिटी ऑफ वर्थ वर्क रिक्वायर्ड फॉर दिस फाउंडेशन विल बी। क्या कर आपका जो आइसोलेटेड टेपर्ड फुटिंग है जो बनाया जा रहा है, डेप्थ कितना 0.8, बेस एरिया 4 मीटर स्क्वायर, तो क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क पूछ रखा है। इजी क्वेश्चन है। डेप्थ ऑफ फुटिंग 0.8 मीटर, आपका बेस एरिया 4 मीटर स्क्वायर, तो अर्थ वर्क निकाल लीजिए, बेस एरिया इंटू डेप्थ निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका, मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 0.8 कितना हो जाएगा 3.2, आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स से है। कह रहा है आपका फॉर डिवाटरिंग इन कोहेजिव सॉइल विच टेक्निक इज टिपिकली इनइफेक्टिव। कह रहा है कि यदि आपको डिवाटरिंग करनी है कोहेजिव सॉइल से, तो कौन सा टेक्निक आपका जो है इनइफेक्टिव हो जाएगा? डिवाटरिंग या यदि हम ड्रेनेज की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा एक्सेस वाटर होता है सैचुरेटेड सॉइल मास में, उसका रिमूवल करते हैं, जिसको हम ड्रेनेज या डिवाटरिंग करते हैं। अब डिवाटरिंग के लिए डिफरेंट मेथड है, जिसमें आपका पंपिंग फ्रॉम सम्स और डिचेज है, सैलो वेल ड्रेनेज सिस्टम है, डीप वेल ड्रेनेज सिस्टम है, इलेक्ट्रोस्मोटिक सिस्टम है। ठीक है, ये सारे सिस्टम है। ठीक है, बट यदि हम बात कर रहे हैं किसके, यदि हम पंपिंग ऑफ फ्रॉम सम्प्स और डिचेस की यदि हम बात करते हैं, सिंपलेस्ट मेथड डिवाटरिंग का, बट ये आपका जो है जो सैलो एक्सकेवेशन है कोर्स सॉइल वगैरह में, वहाँ पर ही यूज ला सकता है। कोहेजिव सॉइल की यदि हम बात करते हैं, अब स्लो वाटर मूवमेंट का ये आपका इनइफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ सम्प पंप जो आपका पंपिंग है ये आपका इनइफेक्टिव होता है। बाकी यदि हम बात करते हैं पंपिंग फ्रॉम सम्प बता दिया, आपका सैलो वेल ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो ये आपका मोस्ट यूजफुल होता है जहाँ पर सॉइल परमिलिटी हायर होती है। डीप वेल ड्रेनेज सिस्टम की यदि हम बात करते हैं जहाँ पर एक्सकेवेशन आपका डेप्थ जो है वो ज़्यादा होता है, मतलब यदि अब 10 मीटर से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर इसको जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्मोटिक सिस्टम की यदि हम बात करते हैं जहाँ पर फाइन ग्रेन सॉइल कोहेजिव सॉइल वगैरह है उसको यूज कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल इज मोर देन 1 द कंसिस्टेंसी स्टेज ऑफ सॉइल इज। कह रहा है कि यदि सॉइल का कंसिस्टेंसी इंडेक्स 1 से ज़्यादा है तो कंसिस्टेंसी आपका स्टेज क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड कब होगा, जब आपका आईसी जो है लेस देन 0 होगा। प्लास्टिक कब होगा, जब वेरी सॉफ्ट
0 से लेकर 0.025, ठीक है। सॉफ्ट कब होगा 0.025 से 0.5, मीडियम सॉफ्ट कब होगा आपका 0.5 से 0.75, स्टीफ कब होगा 0.75 से आपका 1। सेमी सॉलिड की यदि हम बात करते हैं वेरी स्टीफ या हार्ड कब होगा जब ग्रेटर देन 1 होगा, और सॉलिड कब होगा जब हार्ड और वेरी हार्ड होगा ग्रेटर देन 1। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सॉलिड और सेमी सॉलिड के दोनों के लिए आपको याद रखना है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइदर, यदि एक से ज़्यादा है तो आइदर सेमी सॉलिड और सॉलिड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। करेक्ट डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल इज ए टाइप ऑफ मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। करेक्ट डेंसिफिकेशन जो है आपका एक प्रकार का आपका जो है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन होता है। बिल्कुल सही बात है, डेंसिफिकेशन हम मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन होता है। ओके, एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कैन फैसिलिटेट सॉइल कॉम्पेक्शन। कह रहे कैल्शियम क्लोराइड को यदि हम यूज कर रहे हैं तो ये एक प्रकार का हाइग्रोपिक एजेंट होता है जो कि आपका जो है जो मॉइस्चर वगैरह होता है उसको रिटेन करके आपके कॉम्पेक्शन को इम्प्रूव करने का काम आता है। ये भी आपका सही है। कह रहे हीटिंग ऑफ सॉइल इज नॉट ए मेथड ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन। कह रहे सॉइल की हीटिंग जो है आपका जो है नहीं, हीटिंग से भी हम कर सकते हैं, हीटिंग वगैरह जो है इसको भी यूज कर सकते हैं डेंसिफिकेशन के लिए। हीटिंग करके हम क्या कर सकते हैं, मॉइस्चर को रिमूव कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, दोनों हैं, ऑप्शन नंबर ए और बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है इफ बिल्डिंग सेटल्स बाई 100 mm इन 5 year पीरियड आफ्टर कंस्ट्रक्शन द टाइप ऑफ सॉइल बिलो द फाउंडेशन डॉट एंड द रीजन ऑफ डॉट सेटलमेंट। यदि हम बिल्डिंग की बात करते थी 100 mm आपका जो है 5 years के पीरियड में आपका सेटल कर रहा है, इसका मतलब स्लो इंडिकेट कर रहा है, मतलब टाइम डिपेंडेंट सेटलमेंट प्रोसेस है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक किसका है, टाइम डिपेंडेंट सेटलमेंट कैरेक्टरिस्टिक आपका क्ले सॉइल का होता है, ठीक है। किसका, क्ले सॉइल का होता है, और वहाँ पर आपका वाटर एक्सपल्सन हो रहा है फाइन प्रोसेस के दौरान, ये आपको कंसल्टेशन बताता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर द सेम सॉइल इन केस ऑफ IS हेवी कॉम्पेक्शन टेस्ट एज कंपेयर टू IS लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वैल्यू विल बी। सेम सॉइल के लिए कह रहा है आपका IS हेवी कॉम्पेक्शन टेस्ट और आपका एज कंपेयर टू IS लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट, ठीक है। सेम मॉइस्चर कंटेंट के लिए क्या होगा, यदि सेम मॉइस्चर कंटेंट है तो यदि आपका IS यदि हम हेवी कॉम्पेक्शन की बात करते हैं वहाँ पर लेस होगा आपका जो है वैल्यू कॉम्पेक्शन का कॉम्पेक्शन टेक्स्ट में, और लाइट कॉम्पेक्शन के लिए आपका ज़्यादा आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर चीज़ याद रख सकते हैं, जैसे वेट ऑफ हैमर यदि हम IS लाइट कॉम्पेक्शन की बात करें 2.6, IS मॉडिफाइड कॉम्पेक्शन के लिए 4.9 होता है kg में। नंबर ऑफ लेयर्स यहाँ पर 3 होते हैं, यहाँ पर 5 होते हैं। नंबर ऑफ ब्लोज 25, यहाँ पर भी 25। हाइट ऑफ फॉल यहाँ पर 310 mm होता है, 450 mm होता है। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड 1000 cc और 1000 cc रखते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हाईवे इंजीनियरिंग से है। पहला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कोलिजन डायग्राम इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग। कह रहा है कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग में यहाँ पर कोलिजन डायग्राम को कौन बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कोलिजन डायग्राम की बात कर रहे हैं तो आपका जो कोलिजन डायग्राम होता है इसका जो हम किसके लिए करते हैं, तो हमारा जो एक्सीडेंट पैटर्न वगैरह होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। ये डायग्राम आपके जो है अप्रोक्सीमेट पाथ ऑफ व्हीकल बताते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट जो है पेडेस्ट्रियन वगैरह का ज़्यादा हुआ है, ठीक है। इसके दौरान पैटर्न वगैरह का जो है जानकारी ले सकते हैं और उसका जो है सही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टिपिकल कोलिजन डायग्राम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे डायग्राम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं क्या बताता है, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता है किसका, किसी भी लोकेशन पर एक्सीडेंट पैटर्न का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज बेस्ट सूटेड फॉर लेइंग एस्फॉल्ट इन रोड कंस्ट्रक्शन। कह रहा है रोड कंस्ट्रक्शन में एस्फॉल्ट को ले डाउन करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट आपका बेस्ट सूटेड होता है, ठीक है। जो एस्फॉल्ट पेवर है वहाँ पर स्पेशली हम डिजाइनिंग करने के लिए एस्फॉल्ट रोड्स पे हम किसका यूज करते हैं, एस्फॉल्ट पेवर का यूज करते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ बिटुमिनस बाइंडर इन पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में बिटुमिनस बाइंडर का क्या काम होता है, तो पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में यदि हम बिटुमिनस बाइंडर की बात करते हैं जिसको हम एस्फॉल्ट बाइंडर भी कहते हैं या बिटुमिन कहते हैं, तो क्या करता है आपके एग्रीगेट्स वगैरह को एक साथ बाइंड करके रखता है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा रेलवे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है इन रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्शन विच मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर लेइंग न्यू ट्रैक्स। न्यू ट्रैक्स का ले डाउन करने के लिए रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्शन में हम किस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं टेलीस्कोप मेथड की, यदि हम बात करते हैं टेलीस्कोप मेथड का यूज हम किसके लिए करते हैं, टेलीस्कोप मेथड रेलवे कंस्ट्रक्शन में हम अपने रेल को ले डाउन करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज में लाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलेंगे 1 सेकेंड।
अगर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टेशन यार्ड इज प्राइमरली यूज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग कार्गोज, कह रहा है कि आपका कौन से यहाँ पर स्टेशन यार्ड है जिसका प्राइमरली हम यूज किसके लिए करते हैं, अपने कार्गोज के लोडिंग और अनलोडिंग के लिए। ठीक है, स्टेशन यार्ड की बात करते हैं तो यार्ड क्या होता है, एक प्रकार का ट्रैक का सिस्टम होता है। ठीक है, ट्रैक्स के लिए एक सिस्टम होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपना रिसीविंग कर सकते हैं, स्टोरिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, डिस्पैच कर सकते हैं अपने ट्रेन्स को। ये सारी चीज़ें पर्पज़ के लिए हमारा स्टेशन यार्ड बनाया जाता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ यार्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर पैसेंजर बोगी यार्ड्स होते हैं, गुड यार्ड्स होते हैं, मार्शलिंग यार्ड्स होते हैं और लोकोमोटिव यार्ड्स होते हैं। जब पैसेंजर बोगिंग यार्ड्स की हम बात करते हैं तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, सेफ मूवमेंट पैसेंजर्स के लिए प्रोवाइड करना। ठीक है, या पैसेंजर्स के लिए देखिए रेल आप देखेंगे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे व्हीकल चलते हैं तो उनके लिए भी आपको जो है पैसेज प्रोवाइड करना इसका मेन काम होता है। ठीक है, गुड यार्ड्स की हम बात करते हैं तो ये आपका मेन फंक्शन की हम बात करते हैं तो आपके जितने लोडिंग अनलोडिंग वगैरह जो गुड्स वगैरह जो है डिलीवरी के लिए उनके मूवमेंट्स के लिए जो आपका जो यार्ड प्रोवाइड किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, गुड यार्ड कहते हैं। मार्शलिंग यार्ड की हम बात करते हैं तो ये आपका जो है जो मशीन होती है उनको रिसीव करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, डिस्पैच करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेन्स वगैरह भी यहीं पर रिसीव की जाती है, सॉर्टिंग आउट भी यहीं पे उनका होता है। ठीक है, वो मार्शलिंग यार्ड होता है। ठीक है, रिसेप्शन के लिए, सॉर्टिंग के लिए, डिपार्चर ट्रेन के लिए इसके लिए यूज करते हैं। लोकोमोटिव यार्ड की हम बात करते हैं तो अपने कोल्डिंग, वाटरिंग, रिपेयरिंग, क्लीनिंग वगैरह के लिए जो हमारा यार्ड होता है ट्रेन्स के उसको हम कहते हैं लोकोमोटिव यार्ड। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो कह रहा है कि आपका लोडिंग और अनलोडिंग कार्गो के लिए यूज कर रहे हैं तो आपका गुड यार्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किससे, सॉलिड मैकेनिक्स से क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ प्योर बेंडिंग थ्योरी, कह रहा है इनमें से कौन सा एक प्योर बेंडिंग थ्योरी का जो है एजम्पशन नहीं है। ठीक है, प्योर बेंडिंग थ्योरी का एजम्पशन कह रहा है। ठीक है, अच्छा यदि हम सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग की यदि हम बात कर रहे हैं तो आपका बीम या कोई कैंटिलीवर है उसको हम कब कहेंगे, जब आपका जो है वहाँ पर जो बेंडिंग होगी, ठीक है, वो यूनिफॉर्म बेंडिंग होगी। ठीक है, और वहाँ पर कोई शियर फोर्स देखने को नहीं मिले, कोई शियर फोर्स देखने को ना मिले, केवल आपको जो प्योर यूनिफॉर्म बेंडिंग देखने को मिले उसको हम कहते हैं सिंपल बेंडिंग। और प्योर बेंडिंग यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर जो है आपका प्योर बेंडिंग के लिए एजम्पशंस हैं। ठीक है, मटेरियल आपका यदि हम बात कर रहे हैं बीम का वो परफेक्टली होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होना चाहिए। ठीक है, मटेरियल आपका जो होता है इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेस्ड होना चाहिए और आपका हुक्स लॉ को वो भी करना चाहिए। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल का होता है वो सेम होना चाहिए टेंशन और कॉम्प्रेशन में। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं जो बीम होता है वहाँ पर प्योर बेंडिंग होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पर जो एक आर्क बनना चाहिए सर्कल का। रेडियस ऑफ कर्वेचर की यदि हम बात करते हैं बेंड एक्सिस का वो आपका लार्ज होना चाहिए एज कम्पेयर टू डायमेंशन ऑफ सेक्शन ऑफ द बीम। ठीक है, स्ट्रेस आपका प्योरली लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है आपका कौन सा नहीं है, कह रहा है बीम्स फॉलो हुक्स लॉ, बिल्कुल सही बात है। बीम्स इज सब्जेक्टेड टू बोथ बेंड मूवमेंट एंड शियर फोर्स, नो शियर फोर्स तो होना ही नहीं चाहिए, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ए हिंज सपोर्ट इन ए बीम कैन रेसिस्ट, कह रहा है कि बीम में जो हिंज सपोर्ट होता है वो आपका रेसिस्ट कर सकता है। ठीक है, ओनली वर्टिकल फोर्स, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट ओनली, ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स। यदि हम डिफरेंट टाइप्स के सपोर्ट की यदि हम बात करते हैं तो फिक्स सपोर्ट की यदि हम बात करते हैं, फिक्स सपोर्ट क्या करता है, ये आपका जो है अलाउ नहीं करता किसको, आपको रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मूवमेंट को स्ट्रक्चर मेंबर्स में। ठीक है, ये आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट रिएक्शन प्रोवाइड करता है फिक्स सपोर्ट में। पिंड या हिंज सपोर्ट की बात करते हैं तो ये आपको रेसिस्ट करता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोड्स, बट ये आपका जो है मूवमेंट को रेसिस्ट करने के लिए अनेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मूवमेंट प्रोवाइड करता है। एक रोलर सपोर्ट की बात करते हैं तो रोलर सपोर्ट अनेबल होता है कि इसके लेटरल लोड्स वगैरह जो है उनको रेसिस्ट करने के लिए। ठीक है, ये आपका केवल वर्टिकल लोड्स जो होते हैं उनको रेसिस्ट करता है एक डायरेक्शन में। ठीक है, डबल हिंज या रोलर सपोर्ट की बात करते हैं तो ये आपका लेटरल लोड्स के लिए ये भी आपका जो है अनेबल होता है। ये आपका केवल वर्टिकल लोड्स जो होते हैं केवल एक डायरेक्शन में उनको सपोर्ट करता है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं अगर आपका हिंज सपोर्ट इन बीम कैन रेसिस्ट, तो हिंज सपोर्ट की हम बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों करेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, कंसिडर ए बीम लेंथ ए बी, ठीक है, विथ सी एट द मिड पॉइंट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स, ये कन्वेंशन निगलेक्टेड होके, स्पैन ए सी सिंपली सपोर्टेड बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड। ये आपका क्वेश्चन की यदि हम बात कर रहे हैं, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की यदि हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या कर रहा है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, बीम का लेंथ ए बी है, इसकी लेंथ कितनी है ए बी, इसकी लेंथ कितनी है ए बी। ठीक है,
ए बी इसकी लेंथ है, ओके। कह रहा है विथ सी पॉइंट, या मिड स्पैन पर सी पॉइंट है, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स, ठीक है, सी पॉइंट है, लेंथ ए बी, मिड पॉइंट सी, व्हाट इज द, अच्छा ए सी सेंट्रल पॉइंट लोड पी यहाँ पर लगाता है, आपको पता है ये क्या होता है आपका P/2 यहाँ पर रिएक्शन निकल के आता है, P/2 यहाँ पर निकल के आता है, P/2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा P/2, ये आपको सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। कह रहा है शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम में जो होता है क्या की डिफरेंस होता है, ठीक है। एक्चुअली यदि हम शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम की बात करते हैं तो लॉन्ग कॉलम के पास हायर सिलेंडरनेस रेशियो होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट कॉलम, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाए। बाकी आप देख सकते हैं लेंथ में यदि हम बात करते हैं तो आपका शॉर्ट कॉलम की यदि हम बात करते हैं तो जो रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन वो आपका 12 से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लॉन्ग कॉलम की यदि हम बात करते हैं यह 12 से अधिक होता है। स्लेंडरनेस की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर स्लेंडरनेस लेस देन 12 होता है, यहाँ पर मोर देन 12 होता है। रेडियस ऑफ गायरेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर लोअर रेडियस ऑफ गायरेक्शन, यहाँ पर हायर रेडियस ऑफ गायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, यहाँ पर लो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है। स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्गर एंड हाईली प्रेफरेबल होता है, ये वीकर एंड नॉर्मल या नॉट प्रेफरेबल होता है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन ए बीम अंडर बेंडिंग वेयर इज द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑब्जर्व। कर रहा है बीम कोई बेंडिंग में है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन कहाँ पर देखने को मिलेगा, बीम आपका बेंडिंग में है, ठीक है, सैगिंग देखने को मिल रहा है वहाँ पर, तो जो टॉप फाइबर होती है वो कंप्रेस हो जाती है, बॉटम फाइबर एक्सेस आपका जो होती है वो एक्सटेंड कर जाती है। इसका मतलब जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन देखने को मिलेगा वो टॉप फाइबर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हेन एन इलास्टिक बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल फोर्स इट अंडरगोज। कह रहा है कि आपका कोई बीम है, ठीक है, कोई बॉडी है, वहाँ पर जो है आपका एक्सियल टेंसाइल फोर्स देखने को मिलता है, तो क्या होगा, तो कोई भी आपकी बॉडी पर यदि आपका एक्सियल फोर्स लग रहा है, इसका उसके अलॉन्ग लेंथ लग रहा है, क्या करेगा, लेंथ को इंक्रीज करेगा और क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई प्रोवाइडेड ए रिलेशनशिप बिटवीन। कह रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है किसका रिलेशन बताता है, यंग मॉडुलस, जिसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, आपका रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही शियर मॉडुलस की बात करते हैं, ये रेशियो होता है किसका, शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस की हम बात करते हैं, रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आरसीसी से कह रहा है अकॉर्डिंग टू IAS 456/2000 ए कॉलम इज क्लासिफाइड एज ए शॉर्ट कॉलम इफ द स्लेंडरनेस फैक्टर अबाउट बोथ मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल एक्सेस इज लेस देन। कह रहा है आपका कोई भी एज पर अकॉर्डिंग IAS 456/2000 कह रहा है कोई कॉलम शॉर्ट कॉलम कहलाएगा यदि आपका सिलेंडरनेस फैक्टर जो होता है बोथ मेजर एंड माइनर एक्सेस में वो लेस देन कितना होना चाहिए। तो कोई भी यदि अकॉर्डिंग टू IAS 456/2000 बात करते हैं तो कोई भी कंप्रेशन मेंबर आपका शॉर्ट कॉलम तब होगा जब आपका सिलेंडरनेस रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू मेजर प्रिंसिपल एक्सिस एज वेल एज माइनर प्रिंसिपल एक्सिस बोथ लेस देन 12 है, उसको हम शॉर्ट कॉलम, अदरवाइज आपका जो है वो सिलेंडर कॉलम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका अकॉर्डिंग टू IAS 456/2000 फॉर ए कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट वन एंड बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट अनदर एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ का थ्योरेटिकल वैल्यू कह रहा है कि यदि आपका कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन वन एंड है बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन है और दूसरे एंड पर रिस्ट्रेंस अगेंस्ट रोटेशन है बट हेल्ड इन पोजीशन नहीं है, तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड है 0.65 L, यदि आपका इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड है और रिस्ट्रेंस अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड है 0.85 L, यदि आपका इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन है 1.00 L हो जाएगा। यदि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंस अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एट द अदर एंड हो जाएगा रिस्ट्रेंट, तो आपका और वहाँ पर हेल्ड नहीं है तो 1.020 L, तो यही आपका पूछ रखा है। कह रहा है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन इन वन एंड, कह रहा है कि अदर एंड पे आपका पार्शियली रिस्ट्रेंड है रोटेशन पे बट हेल्ड इन पोजीशन नहीं है, तो 1.05 L, ठीक है। और इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट वन एंड है लेकिन रिस्ट्रेन नहीं है अगेंस्ट आपका रोटेशन और अदर एंड पर रिस्ट्रेंस अगेंस्ट रोटेशन है बट हेल्ड इन पोजीशन नहीं है, तो 2.00 L, ठीक है। क्वेश्चन देखना पड़ेगा, यही है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंट एट वन एंड है बट हेल्ड इन पोजीशन नॉर अगेंस्ट रोटेशन है, तो आपका हो जाएगा 2.00 L। ये आपको ध्यान में रखना है कंडीशंस, यहाँ पर सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, दोनों यही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका अकॉर्डिंग टू IAS 456/2000 हाउ इज द
नॉमिनल स्ट्रेस इन द बीम कैलकुलेटेड, नॉमिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ वी इक्वल टू वी अपन बी डी हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अकॉर्डिंग टू IS 24562 व्हाट कंडीशन कैन बी शियर स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्स्ड सेक्शन नियर द सपोर्ट और कंसंट्रेटेड लोड टू बी इनहेंस करा, आपका किस कंडीशन में जो है आपका शियर स्ट्रेंथ जो होगा आरसी सेक्शन का नियर द सपोर्ट या आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड पे इनहेंस हो जाएगा। यदि हम बात कर देते हैं तो इन्हेंसमेंट ऑफ शियर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये आपका अकाउंट तब होगा जब आपका, यदि हम बात करते हैं आपका जब कंसंट्रेटेड लोड आपका ट्वाइस इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा तब होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एज पर IS 4562000 व्हाट इज द मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर M30 कॉन्क्रीट विथ सीवियर एक्सपोजर कंडीशन, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए कह रहा है कि M30 कॉन्क्रीट के लिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, तो सीवियर कंडीशन कह रहा है, तो सीवियर कंडीशन के लिए 0.45 होता है, कितना 0.45 होता है सीवियर के लिए, ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 0.45, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो सकता है, बाकी आप टेबल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन विच सिचुएशन ए डबली रेनफोर्स्ड बीम प्रेफर्ड ओवर ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, कह रहा है किस सिचुएशन में हम डबली रेनफोर्स्ड बीम को प्रेफर करेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के ऊपर, ठीक है, डबली रेनफोर्स्ड बीम जो होती है उसको हम कब प्रेफर करेंगे, जब आपका मूवमेंट जो होता है वो आपका रिवर्स हो सकता है, मल्टी स्टोरेज फ्रेम वगैरह वहाँ पर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब स्टील का हमारे क्वेश्चन है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू BIS IS 800 1989 विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज रोल स्टील कॉलम सेक्शन। चलिए सेक्शन की क्लासिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पर, बीम सेक्शन में ISJ भी आएगा, ISL भी आएगा, ISM भी आएगा, ISW भी आएगा, कॉलम और हेवी कॉलम में ISSC आएगा, ISHB आएगा, चैनल में ISJC, ISLC, ISMC और ISMCP आएगा, और एंगल्स में ISA आएगा, तो यहाँ पर कॉलम के लिए कह रहा है तो बी ISHB, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर हैमर, कह रहा है वाटर हैमर का प्राइमरी कॉज क्या है, तो वाटर हैमर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यदि हमारा पाइप है, पाइपलाइन है, वहाँ पर सडनली यदि मान लीजिए जो प्रेशर है लिक्विड का वो आपका जो है वो रुक गया, जब सडन मोमेंटम में चेंज होगा तो प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है, तो मतलब सडन चेंज यदि फ्लो वेलोसिटी में हो रहा है तो वहाँ पर प्रेशर डेवलपमेंट हो रहा है जिसके कारण आपका वाटर हैमर जनरेट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है प्रेशर, द प्रेशर हेड इन फ्लूइड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, तो प्रेशर हेड जो होता है उसको हम जो है मीटर वगैरह लेंथ के टर्म में जो है बताते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्वेइंग से है, यूज्ड फॉर सेटिंग आउट ए राइट एंगल लेआउट ऑन साइट, कह रहा है कि आपका जो है साइट पर यदि आपको राइट एंगल का लेआउट बनाना है तो कह रहा है कि आपका सेटिंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें क्रॉस स्टाफ की, तो क्रॉस स्टाफ या ओपन क्रॉस स्टाफ एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, अपने चैनिंग वगैरह में जो है हम अपना ऑफसेट के सेटिंग आउट के लिए करते हैं, ठीक है। इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, राइट एंगल को सेट आउट करने के लिए चेन लाइन पे करते हैं। एक चीज़ याद रखना, जो एक्यूरेसी होती है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की वो आपकी लेस देन होती है ओपन क्रॉस स्टाफ की। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ जो है इसका यूज हम किसके लिए 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री के लिए कर सकते हैं, तो किसको यूज करेंगे, तो क्रॉस स्टाफ को यूज करेंगे, बाकी उसका टाइप है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग इज यूज्ड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज टू लार्ज, कह रहा है आपका जो है जब पॉइंट और आपका जो है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो कह रहा है कि आप कौन सा मेथड प्लेन टेबलिंग का हम यूज करेंगे, ठीक है। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग। यदि हम बात करें रेडिएशन मेथड की, तो ये मेथड, इस मेथड की यदि हम बात करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से पॉइंट की ओर हम लाइन को ड्रॉ करते हैं, रे को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्टेंस को दोनों के बीच हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, हम प्लॉटिंग कर देते हैं अपने सीट पे, ठीक है। ये मेथड आपका मोस्ट सूटेबल कब होता है, जब आपका डिस्टेंस आपका स्मॉल हो, ठीक है, और सिंगल इंस्ट्रूमेंट उसको कंट्रोल कर सकता है, तो तभी इसको यूज करते हैं रेडिएशन मेथड को। इंटरसेक्शन मेथड या जिसको हम ग्राफिक ट्रायंगुलेशन कहते हैं, इंटरसेक्शन मेथड जो है इसका यूज तब करते हैं जब आपका डिस्टेंस बिटवीन जो पॉइंट और इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बहुत ज़्यादा हो, टू लार्ज हो, तब इसको यूज करते हैं, ठीक है। या हमारा जो डिस्टेंस है वो आपका फील्ड कंडीशन में वो एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता है अदर मेथड से, तब इसको हम यूज में लाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको हम डिटरमाइन करते हैं साइटिंग करके, ऑब्जेक्ट का जो है दो प्लेन टेबल स्टेशन से जो है उसको जो हम ड्रॉ करके और हम उसको जो साइटिंग करके डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ट्राइवर्सिंग के लिए हम बात करते हैं, तो ट्राइवर्सिंग मेथड के लिए हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ये मेथड आपका हम जब आपका सर्वे लाइन्स जो है उसको बनाना है उसके लिए यूज करते हैं,
ठीक है। जहाँ पर ट्राइवर्स क्लोज हो सकता है या अनक्लोज हो सकता है उसमें यूज कर सकते हैं। रिसेक्शन मेथड की यदि हम बात करते हैं जब आपका जो है दो पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो तो वहाँ पर जो मेथड यूज करते हैं वो अपना इंटरसेक्शन मेथड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ए टोटल स्टेशन। कह रहा है टोटल स्टेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कह रहा है कि हाइट ऑफ कोलिमेशन एरर एग्जिस्ट व्हेन द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द थ्रोड लाइट इज नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द टेलीस्कोप एक्सिस। कह रहा है कि हाइट ऑफ कोलिमेशन एरर तब एग्जिस्ट करता है जब आपका ऑप्टिकल एक्सिस जो थ्रोड लाइट का वो आपका एग्जैक्टली यदि आपका टेलीस्कोप एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं होता है तब होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपका सर्कल ग्रेजुएशन एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाई फोटो इचिंग द ग्रेजुएशन ऑन टू ए ग्लास सर्कल। कह रहा है कि आपका जो सर्कुलेशन ग्रेजुएशन एरर जो है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं फोटो इचिंग आपका जो ग्लास सर्कल है उसके द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है हॉरिजॉन्टल कोलिमेशन एरर एंड हाइट स्टैंडर्ड्स एरर कैन मैग्नीफाई ईच अदर। कह रहा है दोनों एक दूसरे को मैग्नीफाई कर देंगे। कह रहा है हॉरिजॉन्टल कोलिमेशन एरर इज एलिमिनेटेड आफ्टर चेकिंग बाई हाइट ऑफ स्टैंडर्ड। कह रहा है कि हाइट ऑफ स्टैंडर्ड को चेक करने के बाद हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर कुछ एरर्स हैं सर्वे वर्क में प्लेन टोटल स्टेशन में, उसको हम देखते हैं, ठीक है। पहला एरर एज दोज ड्यू टू टेम्पररी एडजस्टमेंट, जैसे सेंटरिंग के कारण यदि होता है, यदि आपका सेंटरिंग यदि हम सेंटरिंग की बात करते हैं तो ये आपका नेसेसरी होता है कि आप ये इंश्योर कर ले कि आपका अप्रोक्सीमेट लेवलनेस हो, अदरवाइज आपका सेंटरिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। जब आप सिक्वेंशियल लेवलिंग करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट भी आपका डिस्टर्ब वहाँ पर होगा, ठीक है। यदि हम परमानेंट एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कोलिमेशन एरर होता है जिसको हम लाइन ऑफ साइट एरर भी कहते हैं। ये एरर आपका कॉज किसके द्वारा होता है, जब आपका लाइन ऑफ साइट आपका परपेंडिकुलर नहीं होता है किसके टिल्टिंग एक्सिस के, तब आपका होता है, ठीक है। ये आपका क्या करता है, ये आपका इफेक्ट करता है सभी हॉरिजॉन्टल सर्कल बियरिंग्स को, और क्या करता है ये आपका स्टेप साइटिंग को इंक्रीज कर देता है। इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं दो फेसेस को ऑब्जर्व करके, ठीक है। वर्टिकल कोलिमेशन एरर की बात करते हैं, ये आपका कोलिमेशन एरर एग्जिट करता है आपका टोटल स्टेशन यदि आपका 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री लाइन में यदि वर्टिकल सर्कल में अलाइन नहीं कर रहा है और कोइंसाइड कर रहा है किससे, आपका वर्टिकल एक्सिस से, ठीक है। लाइन करके इससे कोइंसाइड नहीं कर रहा है तब आपका होता है वर्टिकल एरर। इसको एफएल और एफआर रीडिंग द्वारा हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सेंट्रिसिटी एरर की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो एग्जिट करता है जब आपका थ्योरेटिकल सेंटर ऑफ मैकेनिकल एक्सिस होता है थ्रोड लाइट का, वो आपका कोइंसाइड नहीं करता एग्जैक्टली आपका सेंटर ऑफ मेजरिंग सर्कल से, तब इसको और इसको जो है बोथ फेसेस के मेजरिंग करके हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। टिल्टिंग एक्सिस एरर की यदि हम बात करते हैं तो ये एरर तब एग्जिस्ट करता है जब आपका टिल्टिंग एक्सिस आपका जो है टोटल स्टेशन का वो आपका वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं होता है, और इसको टू फेस मेजरमेंट से ही इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पाते कर रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। कह रहा है हॉरिजॉन्टल कोलिमेशन एरर एलिमिनेट बाय चेकिंग हाइट ऑफ, नहीं हाइट ऑफ स्टैंडर्ड से नहीं, दोनों से कर सकते हैं टू फेसेस से, तो ये आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट यूज्ड इन द डिस्टेंस इक्वेशन ऑफ स्टेडियर टेक्योमेट्री इज ऑल्सो नोन एज। कर जो मल्टीप्लाई कांस्टेंट होता है जो कि हम डिस्टेंस इक्वेशन में यूज करते हैं स्टेडियर टेक्योमेट्री में, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो स्टेडियर टेक्योमेट्री की यदि हम बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करने का इक्वेशन क्या है, डी इक्वल टू के प्लस सी। जहाँ पर फॉर्मूले में यदि हम बात करते हैं दो कांस्टेंट यूज करते हैं, एक मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के है और एलटी कांस्टेंट सी है, ठीक है। के को फाइंड कर सकते के इक्वल टू एफ बाई आई, और सी को फाइंड कर सकते सी इक्वल टू एफ इंटू डी, ए प्लस डी। जहाँ पर एफ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस है, आई आपका डिस्टेंस बिटवीन स्टेडिया वायर्स है, डी आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है। जो कांस्टेंट के है इसको हम मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट या स्टेडिया इंटरवल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो आपका एफ प्लस डी है इक्वल टू सी, इसको हम जो है एडिटिव कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। अब आरआरबी निकलती क्या है, आरआरबी ने डी ऑप्शन दिया स्टेडिया हेयर कांस्टेंट, जो कि गलत है। जब आप बीसी पूनमिया की बुक ओपन करेंगे सर्वेइंग की तो वहां पर आपको मिल जाएगा स्टेडिया इंटरवल फैक्टर, तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कंटूर इंटरवल ऑफ ए कंटूर मैप। कह रहा है कंटूर मैप का जो कंटूर इंटरवल है उसके लिए कौन सा इनकरेक्ट है यहाँ पे। कह रहा है आपका लार्ज कंटूर इंटरवल यूज्ड वेयर द टाइम अवेलेबल फॉर सर्वे इज लेस। कह रहा है आपको जहाँ टाइम सर्वे के लिए अवेलेबल कम है वहाँ पर लार्ज कंटूर इंटरवल यूज करेंगे। कह रहा है स्मॉल कंटूर इंटरवल इज सेलेक्टेड फॉर सर्वेइंग ऑन फ्लैट ग्राउंड। कह रहा है फ्लैट ग्राउंड पर सर्वेइंग के लिए हम स्मॉल जो है कंटूर इंटरवल को यूज करेंगे। कह रहा है आपका द कंटूर इंटरवल शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केल ऑफ द मैप। कंटूर इंटरवल कह रहा है कि स्केल के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओके। कह रहा है लार्ज कंटूर इंटरवल इज यूज्ड व्हेन एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज लार्ज। कह रहा है सर्वे का एक्सटेंट लार्ज है तो हम लार्ज कंटूर इंटरवल यूज करेंगे। अब चलिए
अच्छा, कंटूर किसे कहते हैं? तो जो सेम एलिवेशन के पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कंटूर कहते हैं। कंटूर इंटरवल क्या होता है? जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है दो कंटूर के बीच का, उसको हम कंटूर इंटरवल कहते हैं। अब कुछ यहाँ पर फैक्टर्स हैं जो जिस पर डिपेंड करता है कंटूर इंटरवल। हम स्केल ऑफ मैप की बात करते हैं, ठीक है। तो कंटूर इंटरवल जो हमारा होता है वो नॉर्मली आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्केल ऑफ मैप के। इसका मतलब यदि स्केल ऑफ द मैप लार्ज होगा तो कंटूर इंटरवल आपका स्मॉल होगा और वाइस वर्सा, ठीक है। पर्पस ऑफ द मैप, यदि आपका इंपॉर्टेंट डिटेलिंग करनी है, डिजाइन करनी है, तो कंटूर इंटरवल हम छोटा रखेंगे और हम बड़ा रखेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ द ग्राउंड, यदि फ्लैट ग्राउंड है तो वहाँ पर स्मॉल कंटूर इंटरवल को चूज करेंगे, और अंडुलेटिंग और ब्रोकन ग्राउंड है तो वहाँ पर हम ग्रेटर कंटूर इंटरवल को अडॉप्ट करेंगे। टाइम एंड कॉस्ट, यदि टाइम और आपका जो है और एक्सपेंस जो फील्ड पे होता है ऑफिस वर्क पे, यदि आपका टाइम लेस है तो हम लेस लेंगे, अवेलेबल इज लेस तो ग्रेटर कंटूर, ठीक है, इंटरवल लेंगे। यदि आपका जो है इंटरवल स्मॉल है, ग्रेटर टाइम है, तो आपका जो है फील्ड सर्वे कर रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर हम रिडक्शन करेंगे अपने प्लॉटिंग ऑफ द मैप में, ठीक है। स्लोप की यदि हम बात करते हैं तो कंटूर इंटरवल जो स्लोप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, स्लोप के, ठीक है। कंटूर फ्लैट कंट्रीज के लिए जनरली हमारा स्मॉल होता है, ठीक है, और यदि कंटूर इंटरवल हिली एरियाज के लार्जर लेते हैं। अब आरआरबी ने यहाँ पर ए ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, कि आपका लार्जर कंटूर इंटरवल यूज वेयर टाइम लेवल सर्वे इज लेस, नो, ये आपका गलत है। ये भी आपका गलत दे रखा है, कह रहा है कि स्मॉल ये नहीं, ये सही है, कह रहा है कि शुड प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इन्वर्सली होता है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये बातें सही है, ये भी सही है आपका, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अप्लाइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 की यदि हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है आपका टू फोर्सेस एक्ट इन द सेम प्लेन, फोर्स 1 इज 40 किलोन्यूटन टुवर्ड्स द राइट एंड फोर्स 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर इज डाउनवर्ड, द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। तो एंगल पूछ रखा है, F1 दे रखा है कितना, यहाँ पर F1 इक्वल टू दे रखा है 40 किलो न्यूटन, F2 दे रखा है कितना, F2 दे रखा है 30 किलो न्यूटन, और थीटा कितना दे रखा है आपका 90 डिग्री दे रखा है। रिजल्टेंट फोर्स आपको फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? FR की यदि हम बात करते हैं, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको? 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आएगा 50 किलो न्यूटन, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, ए ब्लॉक ऑफ वेट 50 न्यूटन is resting on a horizontal surface. The coefficient of friction between the block and the surface is 0.4. What is the maximum friction force before the block starting move? Maximum friction force पूछ रखा है, क्या होता है? F max की यदि हम बात करते हैं, क्या होता है आपका? म्यू इंटू एम कर सकते हैं क्या आपका? 0.4 इंटू 50 या 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है आपका हाउ इज द सेंट्राइड ऑफ ए कंपोजिट शेप डिटरमाइन, कह रहा है किसी कंपोजिट शेप का यदि हमको सेंट्रॉइड डिटरमाइन करना तो कैसे करेंगे? तो यदि हमारा जो है कोई भी कंपोजिट शेप है उसका यदि हमको सेंट्रॉइड पता करना है तो हम क्या करेंगे? हम वेटेड एवरेज फार्मूला यूज कर सकते हैं इंडिविजुअल एरियाज का और उसका द्वारा फाइंड कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन the total deformation of a body subjected to multiple direction force is, कहना अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जो टोटल डिफॉर्मेशन बॉडी का है सब्जेक्टेड टू मल्टीपल डायरेक्ट फोर्स लगने वो क्या होगा? हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के यदि हम बात करते हैं तो जो हमारा लीनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर है जहाँ पर लोड जो है इफेक्ट्स करता है, दो या दो से अधिक लोडिंग यदि आ रहा है, सम ऑफ लोड जो होता है वो इफेक्ट करेगा आपका लोडिंग को सेपरेटली इफेक्ट करेगा। इसका मतलब आपका जो है प्रोडक्ट होगा डिफॉर्मेशन को वो इंडिविजुअल सेक्शन पे आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑटोकैड से है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स सेटिंग्स फैसिलिटेट्स द कर्सर मूवमेंट टू सेलेक्ट मिड पॉइंट एंड पॉइंट इटीसी, कह रहा है मिड पॉइंट एंड पॉइंट वगैरह कमांड जो है कौन सा यूज करेंगे इसके लिए ऑटोकैड में? जब आपको जो है क्या करना है ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है तो हम ऑब्जेक्ट स्नैप जो होता है उसको हम यूज करके हम प्रिसाइजली क्या कर सकते हैं अपने कर्सर के स्नैप को स्पेसिफिक पॉइंट पर ले जा करके ऑब्जेक्ट के लिए हम मिड पॉइंट एंड पॉइंट सेंटर वगैरह जो है ड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट स्नैप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट रेंडरिंग इंजन इन ऑटोडेस्क लेटेस्ट 3D मैक्स वर्जन, कह रहा है 3D मैक्स का जो लेटेस्ट वर्जन है ऑटोडेस्क का, कह रहा है कौन सा डिफॉल्ट रेंडरिंग इंजन है? हम आर्नोल्ड की यदि हम बात कर रहे हैं तो आर्नोल्ड रेंडर की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो
मॉडर्न 3D मैक्स वर्जन है वहाँ पर जो है आपका रेंडरिंग में यूज में लाता है, डिफॉल्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग सरफेस इन ऑटोडेस्क सिविल 3D 2024 विच कमांड इज यूज टू ऐड और रिमूव सरफेस डाटा। सरफेस डाटा को ऐड या रिमूव करने के लिए आपका जो ऑटोडेस्क सिविल 3D है 2024 का, तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं? तो यदि हम सिविल 3D की यदि हम बात करते हैं, सरफेस एडिट कमांड जो होता है उसका यूज हम किसके लिए करते हैं? अपने सरफेस वगैरह जो है उसको रिमूव करने या उसके एडिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सरफेस मॉडिफाई, ठीक है। सरफेस ऑप्शन नंबर डी होगा ना, ऑप्शन नंबर डी सरफेस एडिट को यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इन ऑटोडेस्क सिविल 3D 2024 इज यूज टू जनरेट ए प्रोफाइल। किसी प्रोफाइल को जनरेट करने के लिए कौन सा कमांड जो ऑटोडेस्क सिविल 3D 2024 में यूज में आता है? तो यदि हम बात करते हैं ऑटोडेस्क सिविल 3D 2024 की, तो किसी प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए हम जो है क्रिएट प्रोफाइल का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इरिगेशन इंजीनियरिंग से एक ही क्वेश्चन आया है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कैनाल फॉल। कह रहा है इनमें से कौन सा टाइप ऑफ कैनाल फॉल नहीं है? मॉन्टेग्यू टाइप फाइल, वियर फॉल, नॉच फॉल, वर्टिकल ड्रॉप फॉल। तो यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ओगी फॉल है, रैपिड फॉल है, ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल है, साइफन व्हील ड्रॉप है, आपका सादा टाइप फॉल है, स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल है, मॉन्टेग्यू टाइप फॉल है, इंग्लिश फॉल है, वेफल फॉल है, ठीक है। इसमें कहीं भी आपका जो है वियर फॉल नहीं आता, वर्टिकल ड्रॉप फॉल है, नॉच टाइप फाइल भी आता है, ये नहीं आता, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट रिमूवल एफिशिएंसी फॉर पार्टिकुलेट मैटर। कह रहा है पार्टिकुलेट मैटर के लिए लोवेस्ट आपका जो है रिमूवल एफिशिएंसी जो होता है किसका होता है? तो यदि हम बात करते हैं जो हमारे ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर की यदि हम बात करते हैं, तो सेटलिंग चैम्बर जो है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम के रूप में काम करते हैं, और ये क्या करते हैं आपके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वगैरह को मिनिमाइज कर देते हैं और वर्टिकल जो वेलोसिटी होती है उसको अलाउ कर देते हैं, जैसे पार्टिकुलेट मैटर जो है आपका रिमूव हो सकता है, ठीक है। और यदि एफिशिएंसीज की बात करते हैं, आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर की यदि हम मिनिमम पार्टिकल साइज रिमूवल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 माइक्रोमीटर, एफिशिएंसी आपका लेस देन 50%। साइक्लोन या डायनामिक कलेक्टर्स की यदि हम बात करते हैं 5 to 25 माइक्रोमीटर, 50 to 90% एफिशिएंसी आती है। वेट स्क्रबर की यदि हम बात करते हैं तो ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर, और यहाँ पर 80 to 99% आता है एफिशिएंसी। इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसिपिटेटर में आपका लेस देन 1 माइक्रोमीटर, और यहाँ पर ग्रेटर देन 99% एफिशिएंसी आती है। और फैब्रिक फिल्टर में लेस देन 0.5 माइक्रोमीटर और ग्रेटर देन 99% एफिशिएंसी आती है। यहाँ पर सही ऑप्शन बी हो जाए, ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर लोएस्ट होता है इसके लिए। कह रहा है विथ रेफरेंस टू ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर द स्कीमिंग टैंक आर यूज फॉर। कह रहा है कि आपका जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में हम स्कीमिंग टैंक जो होते हैं किसके लिए यूज करते हैं? जब हम स्कीमिंग टैंक की बात करते हैं तो इसका यूज हम ऑयल और ग्रीस वगैरह जो है जो फ्लोट करता है उसको निकालने का काम करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विथ रेफरेंस टू डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट पोलराइजेशन रेफर्स टू। पोलराइजेशन का कार्य रेफर्स किसके लिए होता है? पोलराइजेशन के लिए हम बात करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, थ्रेडिंग वगैरह करते हैं, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग से है, कह रहा है साइट प्लान इज ऑल्सो नोन एज। कह रहा है जो स्लाइड प्लान होता है और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, स्लाइड प्लान की यदि हम बात करते हैं इसको हम प्लॉट प्लान भी कहते हैं, जो कि आपका डिटेल्ड लेआउट आपका प्रपोज कंस्ट्रक्शन का दिखाता है, जिसमें आपका बिल्डिंग फुटप्रिंट, ड्राइवर बैकवे, पार्किंग पाथवे वगैरह सब यूज में होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा स्ट्रक्चर सच एज फेमस मॉन्यूमेंट एंड जियोग्राफिकल फीचर्स विद इन ए लार्जर नेबरहुड एरिया इन विच द साइट इज लोकेटेड इज शोन इन विच प्लान। कह रहा है कि आपका जो जियोग्राफिकल फीचर्स वगैरह जो है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह है, किस प्लान में दिखाते हैं? तो लोकेशन प्लान के लिए हम बात करते हैं जिसको हम की प्लान भी कहते हैं, इसमें जो है ये सारे आपके जियोग्राफिकल फीचर्स वगैरह, हिल्स, लेक वगैरह को शो करते हैं। सही ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकेशन प्लान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन टनल से है, क्वेश्चन कर व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ टनल बोरिंग मशीन। कह रहा है टनल बोरिंग मशीन का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो टनल बोरिंग मशीन की यदि हम बात करते हैं तो इसका मेन काम क्या होता है? ये आपका एक्सकेवेट करता है टनल का और कंट्रोल मैनर में एक्सकेवेशन के काम में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन स्ट्रक्चरल एनालिसिस का क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है आपका ए फिक्स्ड बीम ऑफ लेंथ एल इज सब्जेक्टेड टू concentrated load W at L/4 from the left support A and 2W at 3L/4 from the left support. Okay. A. The
बीम इज फिक्स्ड एट बोथ एंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू सपोर्ट। अच्छा चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि आपका ए फिक्स्ड बीम ऑफ लेंथ एल इज सब्जेक्टेड टू 2 कंसंट्रेटेड लोड। तो आपका फिक्स्ड बीम पर 2 कंसंट्रेटेड लोड आ रहा है, ठीक है। चलिए, सपोर्ट 2W एट 3W, ओके। बीम इज फिक्स्ड एट बोथ एंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज। अच्छा, यदि हम बात करते हैं आर ए प्लस आर बी, निकालिए आर ए प्लस आर बी की यदि हम बात करते हैं कितना हो जाएगा, W प्लस 2W कितना हो जाएगा, 3W हो जाएगा, 3W हो जाएगा, 1 हो गया, ठीक है। अब मोमेंट लोड एक अबाउट ले लीजिए, तो एक अबाउट यदि मूवमेंट लेंगे, मूवमेंट अबाउट एक यदि हम बात करते हैं, मूवमेंट अबाउट एक यदि हम बात करेंगे, क्या आ जाएगा, आर बी इंटू एल इक्वल टू W इंटू एल बाई 4 प्लस 2W इंटू 3L/4, 3L/4। यदि हम करेंगे तो यहाँ से आर बी के यदि हम निकालेंगे तो आर बी निकल जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 7W/4, और इसको इसमें इक्वेट कर दीजिए तो आपका आर ए निकल जाएगा कितना, आर ए निकल जाएगा इसमें रखेंगे तो आपका 5W/4। इसका मतलब यदि हम बात कर रहे हैं रिएक्शन आपका बी पर ग्रेटर आ रहा है रिएक्शन एट ए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंस्ट्रक्शन एंड अकाउंट का क्वेश्चन है। कह रहा है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड। कह रहा है कि एक एग्रीमेंट है जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है, उसको क्या कहेंगे, तो कोई भी एग्रीमेंट यदि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, रूल एंड रेगुलेशन फॉर्म्ड बाय ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू कंट्रोल डेवलपमेंट अंडर इट्स ज्यूरिडिक्शन आर कॉल्ड। कह रहा है रूल और रेगुलेशन जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है आपका कंट्रोल और डेवलपमेंट के लिए जो है बनाया जाता है, वो आपका जो है क्या कहलाता है। तो जब हम बिल्डिंग बाई लॉज की बात करते हैं, यही आपका जो है बिल्डिंग वगैरह के लिए रूल रेगुलेशन जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्डिंग बाई लॉज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ब्रिज से है, इन केस ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस इज परफॉर्म टू प्रिवेंट पोटेंशियल फेल्योर बिफोर दे अकर। कह रहे पोटेंशियल फेल्योर को अकर करने से पहले कौन सा जो है अपना जो है हम मेंटेनेंस परफॉर्म करेंगे अपने ब्रिज इंजीनियरिंग में। अब ब्रिज इंजीनियरिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेनेंस है। जब आपको जो है हमारा ब्रिज इंजीनियरिंग बात करते हैं तो जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, जो हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, उसको हम परफॉर्म करते हैं पोटेंशियल फेल्योर को अकर होने से पहले जानने के लिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है, शटडाउन मेंटेनेंस है, करेक्टिव मेंटेनेंस है, प्रीफेक्टिव, एडेप्टिव है, सब आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग इकोनॉमी से है, व्हेन कंसिडरिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ ए रोड अलाइनमेंट व्हाट कॉस्ट आर टेकन इनटू अकाउंट। कह रहा है आपका जब भी आपका जो है रोड अलाइनमेंट कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, तो क्या अकाउंट करेंगे। जब भी आप रोड अलाइनमेंट करेंगे तो हम टोटल कॉस्ट लेंगे, इनिशियल कंस्ट्रक्शन का, मेंटेनेंस का, व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट, ये सब लेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गलती से एफएम क्वेश्चन हाइड्रोलॉजी में आ गया है, ये एफएम का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्लो लाइन। पाथ लाइन भी फ्लो लाइन होता है, स्ट्रिक लाइन भी होता है, वॉर्टेक्स लाइन भी होता है, जबकि एनर्जी लाइन नहीं होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ये आपका हाइड्रोलॉजी का कर रहा है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग थिजन पॉलीगन। कह रहा है थिजन पॉलीगन को कंस्ट्रक्ट करने का मेन रीजन क्या है। तो मेनली हम थिजन पॉलीगन किसके लिए करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल जो है नियर बाई स्टेशन पर फाइंड करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बिल्डिंग मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लिंथ। कह रहा है प्लिंथ का यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूसिंग लोड टू द फाउंडेशन। बिल्कुल प्लिंथ हमारा लोड को जो है फाउंडेशन पर डिस्ट्रीब्यूट करता है, सही बात है। कह रहा है राइजिंग द फ्लोर लेवल टू प्रिवेंट वाटर इंक्रीज। वाटर जो हमारा जो यदि सिप करके जा रहा है तो उसको फ्लोर लेवल तक रेज करने से प्रिवेंट करने के लिए, ये भी सही है। कह रहा है प्रिवेंटिंग इंसेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द बिल्डिंग, बिल्कुल ये भी सही है। कह रहा है प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू अपर सपोर्ट, नहीं ऐसा कुछ इसके लिए प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन। इनमें से प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में किसका यूज नहीं करते हैं। जब प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपका जो है साइट ऑन साइट से पहले जो है ये आपका बना लिए जाते हैं और ऑन साइट पर लेकर केवल असेंबली करते हैं, ठीक है। ये साइट पर नहीं बनते हैं, ठीक है, वहाँ साइट पर इंस्टॉलेशन करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट से ला करके, ठीक है। तो पहले फैक्ट्रीज वगैरह में बन जाते हैं, आपका साइट पर लाइए, वहाँ पर जो असेंबली कर लीजिए,
वहाँ फॉर्क फिट का भी यूज़ करते हैं, टावर क्रेन का यूज़ करते हैं, कंक्रीट पंप का यूज़ करते हैं, बट वहाँ पर टनलिंग मशीन का नहीं यूज़ करेंगे। साफ दिख रहा है, इसको टनल में यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है विच कंपोनेंट ऑफ ए स्टेयर के सपोर्ट्स द ट्रेड एंड राइजर। कह रहा है ट्रेड और राइजर को यहाँ पर कौन सा जो है आपका जो है कंपोनेंट है जो सपोर्ट करता है। तो जब हम स्ट्रिंजर्स की बात करते हैं, स्ट्रिंजर्स आपके स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं आपके ट्रेड और राइजर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंजर्स क्या करते हैं, ट्रेड और राइजर को, स्ट्रिंजर है ये क्या करेगा, ट्रेड और राइजर को सपोर्ट करता है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं और सब आप लोग पढ़ सकते हैं पीडीएफ में। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इन पब्लिक बिल्डिंग सच एज हॉस्पिटल द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट शुड बी लोकेटेड। कह रहा है कि आपका हॉस्पिटल वगैरह है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कहाँ पर होना चाहिए। पब्लिक बिल्डिंग जैसे हॉस्पिटल वगैरह है वहाँ पर जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो सेंटर पे होना चाहिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं जो पेशेंट वगैरह है, स्टाफ वगैरह है, उनके लिए ईज हो सके एसएस के लिए। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सेंटरली फॉर कन्वीनियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच कॉम्पोनेंट ऑफ एन एलिवेटर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग स्पीड एंड इंश्योरिंग स्मूथ स्टॉपिंग ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन। कह रहा है कौन सा कंपोनेंट है एलिवेटर सिस्टम का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी स्पीड को रेगुलेट करने का और स्मूथ स्टॉपिंग वगैरह जो है नॉर्मल ऑपरेशन में उसको ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, यदि हम बात करते हैं, यदि हम एलिवेटर के कंपोनेंट्स में यदि हम बात करते हैं, यदि हम ट्रैक्शन मोटर की बात करते हैं, ट्रैक्शन मोटर आपका एलिवेटर का वह कंपोनेंट होता है जो कि आपका जो मूवमेंट, एक्सेलरेशन, डिसलेशन, स्टॉपिंग वगैरह जो है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्रैक्शन मोटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर एसेस एंड एग्रीस मेथड फॉर ट्रेंच डीपर देन 4 फीट। कह रहा है 4 फीट से ज़्यादा ही ट्रेंच है, कौन सा मेथड जो हम यूज नहीं करेंगे। तो यदि आपका कभी भी 4 फीट से ज़्यादा यदि ग्रेटर डेप्थ है तो वहाँ पर जो है हम अपना जो है स्कैफोल्डिंग जो है उसको यूज नहीं करेंगे, स्टेप रैम्प्स वगैरह, लेडर्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग स्लीप ज्वाइंट्स बिटवीन एक्सटर्नल वॉल एंड रूफ स्लैब विल रिड्यूस क्रैकिंग ड्यू टू। कह रहा है कि आपका स्लीप ज्वाइंट जो होता है एक्सटर्नल वॉल और रूफ स्लैब में, ठीक है, ये क्या करेगा, क्या रिड्यूस करेगा क्रैक में। तो यदि हम स्लीप ज्वाइंट्स की यदि हम बात करते हैं, यदि हम जहाँ पर आपका टेम्परेचर वेरिएशन वगैरह देखने को मिल रहा है वहाँ पर इसको यूज करते हैं। स्लीप ज्वाइंट्स की यदि हम बात करते हैं, ये टेम्परेचर वेरिएशन वगैरह जो है उसको रिड्यूस करने का काम आपके क्रैकिंग में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मड फ्लोर्स व्हाट मटेरियल यूज्ड इन मिक्स प्रिवेंट्स द क्रैक फ्रॉम फॉर्मिंग। मड फ्लोर्स में किस मटेरियल का यूज करेंगे जो कि क्रैक फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। तो यदि मड फ्लोरिंग की बात करते हैं तो मड फ्लोरिंग में हम क्रैक वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए हम चॉप्ड स्ट्रॉ वगैरह को यूज करते हैं। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द रीबार टेक्निक इन बिल्डिंग मेंटेनेंस। कह रहा है बिल्डिंग मेंटेनेंस में रीबार जो टेक्निक है उसका प्राइमरी पर्पज क्या होता है। तो रीबार टेक्निक की यदि हम बात करते हैं, इसका प्राइमरी पर्पज ये होता है कि ये लोड बेयरिंग कैपेसिटी को जो है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए इंक्रीज कर देता है, ठीक है, जिससे लोड को ज़्यादा बियर कर सकता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट टाइप ऑफ मशीन इज यूज्ड फॉर ग्रेडिंग एंड लेवलिंग लार्ज एरिया। करेक्ट, लार्ज एरिया के ग्रेडिंग और लेवलिंग के लिए जो है कौन सा जो है मशीन यूज करेंगे। ग्रेडर का यूज करते हैं हम ग्रेडिंग वगैरह के लिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रेडर। बाकी आप देख सकते हैं एक्सकेवेटर का यूज हम किसके लिए, एक्सकेवेशन के लिए करते हैं। बैकहो का यूज हम ट्रेंचेज वगैरह का एक्सकेवेशन के लिए करते हैं। ड्रैग लाइन या एक्सकेवेटर का यूज हम किसके लिए करते हैं, हम पोर्ट वगैरह कंस्ट्रक्शन में जो है अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में करते हैं, ठीक है। बुलडोजर वगैरह का जो वीक सॉइल वगैरह है, रॉक स्टेट है, उसको रिमूव करने के लिए। लोडर्स की बात करते हैं तो आपका मटेरियल डंपर्स वगैरह हम लोड करने के लिए करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड यू प्रेफर ए कैसन फाउंडेशन। कर रहा है कैसन फाउंडेशन के लिए आप जो है किस कंडीशन के लिए इसको यूज करेंगे। जब हम कैसन फाउंडेशन की बात करते हैं, ये आपका जो एक टाइप का फाउंडेशन होता है जो कि आपका होलो प्रिज्मेटिक बॉक्स में होता है, ठीक है, जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, ब्रिज पियर्स वगैरह इन वाटर में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच टाइप ऑफ एलिवेटर इज बेस्ट सूटेड फॉर हाई राइज बिल्डिंग। हाई राइज बिल्डिंग के लिए कह रहा है कौन सा आपका बेटर सूटेड होता है। आपका हाई राइज बिल्डिंग के लिए आपका जो पैसेंजर एलिवेटर जिसको हम ट्रैक्शन कहते हैं वो आपका G5 फ्लोर्स के लिए आपका जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। G+5 यदि आपका 5 फ्लोर्स है तो उसको यूज करेंगे, ठीक है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इन विच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ए हाई प्लिंथ लेवल रिकमेंडेड। कह रहा है किस कंस्ट्रक्शन टाइप में हाई प्लिंथ लेवल रिकमेंड किया जाता है। जब भी आपका फ्लड फ्लोर एरिया है जहाँ पर ज़्यादा फ्लडिंग हो रही है वहाँ पर हम हाई प्लिंथ लेवल रिकमेंड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है विच स्टेयर टाइप इज मोस्ट सुटेबल फॉर लिमिटेड स्पेस। कह रहा है लिमिटेड स्पेस के लिए कौन सा आपका जो स्टेयर केस सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है।
जब स्पाइरल स्टेयरकेस की बात करते हैं तो ये आपका मिनिमम फ्लोर एरिया जो स्पेस है उसको एक्यूपाई करता है, इसका मतलब सबसे कम यदि लोकेशन स्पेस है तो वहाँ पर इसको यूज करेंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी स्पाइरल स्टेयरकेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डंप ट्रक, कह रहा है इनमें से कौन सा डंप ट्रक का एक टाइप नहीं है। डंप ट्रक यदि हम बात करते हैं इसका हम कंस्ट्रक्शन टाइप पे जो है मटेरियल वगैरह डंपिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड डंप ट्रक है, सुपर डंप ट्रक है, विंटर वेदर डंप ट्रक है, ट्रांसफर डंप ट्रक है, सीम साइड डंप ट्रक है, हॉल डंप ट्रक है, सेमी ट्रक ट्रेलर एंड डंप ट्रक है, आपका सेमी ट्रंक ट्रेलर बॉटम डंप ट्रक है, आपका आर्टिकुलेटेड हॉल डंप ट्रक है। कौन सा नहीं होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर टावर ट्रंक नहीं होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन फाइबर, कह रहा है इनमें से कौन सा कार्बन फाइबर की प्रॉपर्टी नहीं है। यदि हम बात करते हैं हाई कार्बन फाइबर की प्रॉपर्टी हाई डक्टिलिटी नहीं है कार्बन फाइबर की प्रॉपर्टी, बाकी लो थर्मल कंडक्टिविटी, हाई कोरोसिव रेसिस्टेंस, हाई स्टिफनेस होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर प्लिंथ प्रोटेक्शन एलोंग एक्सटर्नल वॉल इज एसेंशियल टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा प्लिंथ प्रोटेक्शन जो एक्सटर्नल वॉल्स वगैरह के एलोंग जो हम देते हैं वो किसको प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, तो एटमॉस्फेरिक वेक्शन वगैरह जो फाउंडेशन के पास होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करें इपॉक्सी इंजेक्शन मेथड इज यूज टू इफेक्टिवली रिपेयर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रैक्स, ऊपर बता चुका हूँ कि आपका जो है जो भी डॉर्मेंट क्रैक्स क्या होते हैं, ऐसे क्रैक्स होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं, तो स्टेबल क्रैक्स वगैरह जो होते हैं उनको जो फील करने के लिए हम इपॉक्सी इंजेक्शन मेथड का यूज करते हैं, सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें इन ए सॉलिड ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्शन द लोएस्ट लेयर इज, सॉलिड ग्राउंड कंस्ट्रक्शन में जो हमारा लोएस्ट लेयर होता है वो आपका कॉम्पैक्टेड अर्थ सरफेस होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए विंडो दैट प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड फ्रॉम द वॉल सरफेस टू फॉर्म ए स्मॉल एल्कोव इज कॉल्ड, कह रहा कि स्मॉल एल्कोव बनाने के लिए जो जिसका आउटवर्ड प्रोजेक्शन होता है उस विंडो क्या कहते हैं, तो स्मॉल एल्कोव बनाने का जो आउटवर्ड प्रोजेक्शन होता है जिस विंडो का उसको हम बे विंडो कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऊपर सारे विंडो बताया हूँ मैं। ड्यूरिंग प्लास्टिंग ए न्यू सरफेस इज ए न्यू सरफेस इट शुड बी वॉश्ड विथ वाटर एंड केप डैम टू ऑब्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा कि प्लास्टरिंग समय पे न्यू सरफेस के लिए कह रहा है कि हम उसकी वॉशिंग करते हैं वाटर से और उसको हम क्लीन कर लेते हैं, ये हम किसके लिए करते हैं, तो हमारे प्लास्टरिंग से पहले न्यू सरफेस को हम जो वॉशिंग वगैरह करते हैं वो हम ऑप्टिमम सक्शन जो बन सके इसके लिए इंश्योर करने के लिए करते हैं, ठीक है, जिससे ऑब्जर्वेशन अगर अच्छा हो सके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 99 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज लाइट वेट रूफिंग, कह रहा है इनमें से जो है लाइट वेट रूफिंग के रूप में कौन सा क्लासिफाई किया जाता है, तो यदि हम एल्यूमिनियम रूफिंग सीट की बात करते हैं ये आपका पॉपुलर है आपका मटेरियल रूफिंग के लिए जो कि आपका लाइट वेट होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डोर टाइप प्रोवाइड द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वेंटिलेशन एंड प्राइवेसी, कह रहा है कौन सा डोर टाइप है जो कि आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेगा वेंटिलेशन और प्राइवेसी के लिए। यदि हम बात करते हैं आपका लोअर डोर की, देखिए डिफरेंट टाइप के डोर्स हैं। रिवॉल्विंग डोर की बात करते हैं, इसको हम प्रोवाइड करते हैं आपका पब्लिक बिल्डिंग में जहाँ पर कॉन्स्टेंट विजिटर्स आते हैं, ये आपका एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग वगैरह में जो है आपका जो है सही होता है। स्लाइडिंग डोर की बात करते हैं, यहाँ पर ये डोर जो है यहाँ पर शटर क्या होते हैं स्लाइड करते हैं दोनों साइड की ओर, ये आपका स्लाइडिंग होता है। ये आपका स्लाइडिंग डोर्स वगैरह आप देखिए ऑफिस वगैरह में भी यूज होता है। लोअर डोर की यदि हम बात करते हैं जहाँ पर आपका जो है फ्री वेंटिलेशन वगैरह का रिक्वायरमेंट होता है और प्राइवेसी भी चाहिए तो आप लोअर डोर यूज करते हैं, ठीक है। बाकी और डोर आप लोग देख सकते हैं, सारा मैंने यहाँ पर बना दिया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो लोअर डोर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो इस तरह से री एग्जाम का जो पेपर हुआ था उसका सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल सॉल्यूशन में देख चुके हैं। तो आप लोग को वीडियो यदि हेल्पफुल रही हो, आपके आगे के एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहे, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।